नमस्कार निखिल जी, नमस्कार दयाराम जी, निखिल नहीं नमस्कार सर, मैं लखनऊ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं रामभजन डॉक्टर गुर्जर विजय जी बोल रहा हूँ। नमस्कार, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सबको अलाउ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट हमें दे दें। गिरिराज जी नमस्कार, आरएस गिरिराज जी नमस्कार, शीतल लाल जी कसाना साहब नमस्कार, जयराम जी नमस्कार बहुत साहब, बहुत डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार साहब। जगदीश सिंह जी नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। गुड इवनिंग साहब। जगदीश जी रिकॉर्डिंग कर लेना बीच बीच में अच्छे स्टेटमेंट की। अमराराम साहब आ गए हैं हमारे पास। बिल्कुल सर, मैंने अब बिल्कुल। आपको होस्ट बना दिया है। मैं लीव कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू गॉड साहब, कीप ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, विश यू सेफ ड्राइविंग। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, रामभजन गुर्जर फ्रॉम जयपुर। नमस्कार जी रामजन जी। ज्ञानेंद्र गुर्जर साहब नमस्कार, फाउंडर प्रेसिडेंट अखिल भारतीय गुर्जर परिषद नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार संजना बेटा नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार दयाराम जी। नमस्ते सर भाई साहब। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग 5 मिनट से ट्राई कर रहे हैं, मैं मैसेज से ओवर फ्लडेड था। हाउ पर्टिकुलर एंड पंक्चुअल यू आर। अमराराम जी नमस्कार, आदरणीय शांताराम जी महाराष्ट्र से बहुत बहुत नमस्कार सर। Many people are still waiting, हम उनको परमिट कर रहे हैं। और आदरणीय अमराराम जी हमसे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर डॉक्टर साहब। अमराराम जी का जो कनेक्शन आ रहा है ना, मोटो के नाम से आ रहा है, उनका नाम बच्चों का मोटो 5 पर अमराराम जी जुड़ रहे हैं। 5-1 मिनट में हमारा ये सेटल हो जाएगा। जयनारायण जी नमस्कार, पूरन जी नमस्कार, सरबजीत जी नमस्कार, सुनीता जी नमस्कार जी, नमस्कार सर। कुलदीप छावड़ी जी नमस्कार। कुलदीप भाई, मेरा बड़ा भाग्य है कि मेरे को ये नमस्कार का मौका मिलता ही रहता है। कुलदीप जी। लिंगरी साहब नमस्कार, उदयपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आप कोऑर्डिनेटर हो तो इसलिए सबको नमस्कार जरूरी है। हाँ ये बात भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। आप हमेशा समाज के कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाते रहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा दयाराम जी, ऐसा ही होगा। आदरणीय शांताराम जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मैंने ठोक के खाई। सर जी नमस्कार। लक्ष्मण सिंह जी तो भाई आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि बात करना, वो एक बहुत ही 1-2 सप्ताह से हम ऐसा कोशिश कर रहे थे कि हमारे जवानों के बिल्कुल रोल मॉडल हैं आदरणीय अमराराम जी, और ऐसा बेहतरीन उनका सफलता का स्टोरी है कि हम सभी इंस्पायर्ड फील करेंगे। तो मैं ज्यादा फॉर्मेलिटीज की बजाय हमारे बैंकर हैं आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द उनके स्वागत में बोले। आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, फाउंडर प्रेसिडेंट अखिल भारतीय गुर्जर परिषद, आदरणीय ज्ञानेंद्र जी दिल्ली से हमारे आज के चीफ स्पीकर श्री अमराराम जी का स्वागत करेंगे और फिर 2 शब्द शांताराम जी बोलेंगे। जी अच्छा, ऑल म्यूट है क्या? ठीक है, आप अनम्यूट हो सकते हैं ज्ञानेंद्र जी। हमें सबको म्यूट इसलिए करना पड़ेगा, एक साथ सारी साउंड्स आ गई थी। ज्ञानेंद्र जी आप अनम्यूट हो गए हैं। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है क्या?
हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही आदरणीय है। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे आज के चीफ गेस्ट अमराराम जी, अमराराम जी का विशेष रूप से और आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये प्रयास डॉक्टर साहब बहुत ही कई बार करते रहते हैं, हमारे आप जैसे साथियों को बीच में जोड़ के उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए समाज को एक मैसेज देने के लिए। तो डॉक्टर रूप सिंह जी इसके बधाई के पात्र हैं। और जहां तक आज की बैठक की बात है, ये कोरोना में जहां हमें बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत इस महामारी ने बहुत विनाश लीला पूरे दुनिया को तबाह किया है, वहां एक नया रास्ता भी दिखाया है कि हम वर्चुअल मीटिंग करके उन लोगों को जो हमसे बहुत दूर हैं उनके साथ भी चर्चा कर सकते हैं और उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं चाहूंगा कि अमराराम जी विशेष रूप से हमें संबोधित करें। अगर किसी बात की और चर्चा की आवश्यकता होगी तो बीच में हम बात करते रहेंगे। तो आदरणीय अमराराम जी से ही मैं चाहूंगा कि वो अपनी बातें रखें। आदरणीय अमराराम जी। जी, थैंक यू सो मच सर ज्ञानेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आदरणीय शांताराम जी, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय गुर्जर परिषद, एक बार फॉर्मल वेलकम के लिए आदरणीय शांताराम महाजन जी। महाराष्ट्र में भी पूरा गुर्जर समाज अमराराम जी को सुन रहा है। 1 मिनट वेलकम स्टेटमेंट सर, शांताराम महाजन साहब। आज आ रही है सर, आ रही है। वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज और 2 महीने के बाद में और फिर से ज्वाइन हुए आप और हम सब जूम मीटिंग पर। सभी का सहर्ष स्वागत। सभी इसी तरह प्रयास करते रहिए और अलग अलग गेस्ट को बुला के जो भी मालूमात मिले वो मिलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और डॉक्टर आरमाराम जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आप हमसे मिले, आपके विचार आप रखिए, कृपया करके हमें मार्गदर्शन कीजिए। जी, थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा धन्यवाद दे देता हूँ, परिचय दे देता हूँ। अमराराम का जब 2008 में सिलेक्शन हुआ, आदरणीय अमराराम का जब सिलेक्शन हुआ 2008 में, उस समय गुर्जर आंदोलन दबाव था। बहुत सारे राष्ट्रीय अखबारों ने फ्रंट पेज बनाई थी। एक पीढ़ी का लाभ राजस्थान के सोजत जिले से, गांव ढूंढा से, जिसको ढूंढे नहीं ढूंढ सकते आप, वहां से सेलेक्ट हुआ है देश की सबसे अव्वल परीक्षा में। ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था अमराराम जी का। इससे पहले आरएएस में उनका सिलेक्शन हो चुका था और सेकंड पोजीशन थी उनकी, राजस्थान के आरएएस में सेकंड पोजीशन थी। तो ये पूरी जर्नी, मेरा भी म्यूट है सर। अच्छा, मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फोन करता हूँ। अमराराम जी का मैसेज आया है कि मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है सर? हाँ, आगे आगे। वेलकम वेलकम सर। अमराराम जी का मैसेज आया था कि उनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है। मैं उनको, इट इज वन वे ट्रैक। अमराराम जी, हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। हेलो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर, सबको म्यूट कर रखा था। मैं आपका नंबर आपके फोन पर ना, आपका नंबर नहीं आ रहा, फोटो लिखा हुआ है शायद। आप अपना वीडियो ऑन करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप अपना वीडियो ऑन करिए सर। हेलो, डॉक्टर साहब बाकी सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। अच्छा, बाकी सबको अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। एक बार जब अमराराम जी आ जाएंगे तो उनको। डॉक्टर साहब नमस्कार। अच्छा, अमराराम जी आपका माइक बंद है सर, आप अपना माइक खोलिए। हमने सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। उसके बाद में जब आप बोलेंगे तो हम सबको पुनः म्यूट कर देंगे। ऑल माइक ऑन है, उधर से करेंगे माइक। अमराराम जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, आपकी तरफ से बंद है सर।
मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, और बीच में देखे थे। आप अपने उसको माइक को खोल लीजिए जहां पर म्यूट और अनम्यूट लिखा हुआ है ना। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल अब आप दिख रहे हैं मेरे को Moto Z55+, और आप अनम्यूट भी हैं जी। तो मैं ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ता हूँ, सीधे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। फोटो जा रही है फोटो जा रही है कोई दिक्कत नहीं तो भाई जी। अभी सुन पा रहे हैं आप? आपका माइक बंद है सर, माइक बंद है। ओके, वो सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस पे तो अभी तो फोन जा। अच्छा, आप गाइड करो। काम कर पा रामकरण गुरु जी नमस्कार, वीरेंद्र जी नमस्कार, राम सिंह जी, गीता चौहान, दाता राम, सब सुन पा रहे हैं। लेकिन हम उनको अमरा राम जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका माइक, हाँ 2 मिनट धीरज रखेंगे, शायद थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। लिंगरी साहब नमस्कार। श्रुति वर्मा जी नमस्कार। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, बहुत बहुत राम राम। डॉक्टर साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ी सी शुरुआती टेक्निकल हमें दिक्कत है, तो आदरणीय अमरा राम जी ट्राई कर रहे हैं अपने फोन से, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा। जी बहुत बहुत नमस्कार रामफूल जी। डॉक्टर साहब नमस्ते जी, मैं शान चौहान असिस्टेंट प्रोफेसर। जी बहुत बहुत नमस्कार सर। ये एरिया में हिंदी में मत। पूरनमल जी नमस्कार। अरे वाला रही है अब दिख रहा है मेरे को कि आपका म्यूट है। अगर आपकी आवाज आ रही है ऐसे में क्या करना चाहिए, बच्चों का फोन ले लेना चाहिए। हालांकि अमरा राम जी अभी यंग पर्सन है, लेकिन सच में हम में से कई साथी ऐसे होंगे जो बच्चों की मदद लेते होंगे, बेटा आना ऑन करना। मैं तब तक अमरा राम जी की कहानी आप सबको सुनाता हूँ जो मुझको सुन रहे हैं। आप देश के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर आए हुए हैं। पुर्तगाल में राजदूत थे अभी, पाली जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। आवाज आ रही है? हेलो ओके, देखिए हेलो। हाँ जी आ रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके ठीक है, नमस्ते। वीडियो दिखाना सर क्या? अभी प्रॉपर आवाज आ रही है जी? अभी थोड़ी देर में वॉइस सेट हो जाएगी। अभी आप कृष्ण लाभ हो गए, आवाज भी आ रही है, और एक बार आपको सुनने लग जाए तो भले अपने वीडियो को बंद कर लेंगे ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जी। सर प्रोफेसर प्रेसिडेंट ऑफ कर्मचारी परिषद श्री ज्ञानंद श्री अनंत राम प्रथम भारत परिषद और श्री शांताराम शांताराम डॉक्टर इंटरनेशनल
सर्वप्रथम और मेरे और मेरे और बहनों, मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के आयोजन को धन्यवाद कहूंगा। इन्होंने इस हो रही है, करने की पहल की है। थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है अमरा राम, थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है, फोन को थोड़ा नजदीक रख सकते हैं क्या प्लीज? ओके, जैसा कि आप सबको अभी भी ओके, हाँ नाउ इट इज ओके, गेटिंग बेटर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के दौरान यही एक सुरक्षित माध्यम बचा है जिसके द्वारा हम लोगों से वर्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं रूप को एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इस तरह का आज शुभारंभ किया और इसके साथ में आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान परमेश्वर और आपके परिवारजनों की कुशलता की कामना भी करता हूँ। आप नए वर्ष में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने की कामना है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज लेते हुए कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य रखने जा रहा हूँ। जैसा कि मुझे आयोजन डॉक्टर रूप सिंह बताया था कि मैं कैसे अपने युवा भाइयों बहनों का मनोबल बढ़ाऊं और साथ में उनके साथ व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में अनुभव है वो साझा करूं ताकि उनको एक प्रेरणा मिल सके और उनको अपने सपनों को साकार करने में एक जुनून या मैं इसके बाद आपको व्यक्तिगत लाइफ के बारे में रोशनी डालना चाहूँगा। वो आपको ये संघर्ष की कहानी को थोड़ा सा समझने में आपको मददगार साबित होगी। ज्यादातर लोग आप मेरे को जानते हैं कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। इसमें मेरा बचपन और जीवन के अभाव जीवन और संसाधनों की कमी नहीं होती। मेरा बड़ा परिवार था और मेरे और भाई बहन थे। परिवार में कोई ऐसा निश्चित नहीं था और इसकी वजह से हमारे को बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और उसके अलावा मेरे माता पिता मेरे विद्यार्थी जीवन में ध्यान हो गया था, तो उसके बाद समस्याएं और भी विकराल हो गई थी और चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी। और जैसा कि हमारे समाज में होता है, मैं कोई ऐसा नहीं क्योंकि बाल विवाह हमारे उधर जो क्षेत्र है पे काफी एक सर थोड़ा फोन को और पास लाएंगे प्लीज, थोड़ा और पास लाएंगे और बाकी सब हम लोग अपना वीडियो म्यूट कर लेते हैं। आवाज सुनने में थोड़ी क्रैकिंग आ रही है, हमारी संख्या काफी ज्यादा है इसलिए ट्रैफिक लोड है। अपने वीडियो हम ऑफ कर लेते हैं और अपना फोन भी म्यूट कर लेते हैं। अनम्यूट कर ले भले ही, अपने आप को उसको अनम्यूट कर ले, कर भी रखा है। आप सबको म्यूट कर दे जी, उन्हीं की आवाज आने दे। ठीक है ठीक है। आदरणीय आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन है आप अपना अपना फोन म्यूट कर लें। अमरा राम जी की आवाज थोड़ी क्रैक हो रही थी इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आई थिंक क्योंकि किसी का वीडियो अनम्यूट नहीं है ना, इसीलिए इको हो रहा है। जी जी, चलिए अब ठीक है, अब क्लियर आएगा। हाँ, तो जैसा कि रूप सिंह जी मैं ऐसे मेरे व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बताना चाह रहा था कि हमारे समाज में एक बाल विवाह एक कॉमन प्रॉब्लम है, अभी भी है और हमारे क्षेत्र में ज्यादा ही है। मैं भी एक्चुअल में बाल विवाह होने के बाद मेरे काफी चुनौतियों का सामना किया। मेरे एक्चुअल में बेरोजगारी के दिनों में ही बच्चे हो गए थे, परंतु जैसे कि मैं ऐसा पहले भी मैंने बताया कोई मैं ऐसा एक्सेप्शन नहीं हूँ कि मेरा ही बाल विवाह हुआ है, बहुत हमारे सोसाइटी में कॉमन है। बट कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति को मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। यदि व्यक्ति ठान लेता है तो कोई आसान नहीं है और कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैंने भी बेरोजगारी के 5 वर्ष गुजारे थे 98 से 2003 तक। उस समय मैंने इतना संघर्ष किया कि एक बार मेरा हौसला टूट गया था और मतलब मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि किस मैं 5 वर्षों में किस संघर्ष से गुजरा। वो एक खाली दर्द को अनुभव ही किया जा सकता है, उसके लिए शब्दों में बांधना मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने एक बार ऐसे ही मेरे दोस्त को बोला था
कि मैंने कहा मैं कोई हरिश्चंद्र नहीं हूँ यार, जो भगवान इतनी कठिन परिश्रम और कठिन परीक्षा ले रहा, अग्नि परीक्षा। मैं एक सामान्य आम इंसान हूँ, तो उसके भी एक धैर्य की एक सीमा होती है और उसकी इतनी मतलब अग्नि परीक्षा ठीक नहीं है। परंतु चलो वो तो टाइम था, जैसा भी टाइम निकला। परंतु कठिनाई के दिनों में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मेरे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मेरी धर्मपत्नी थी। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही वो। और जब मेरे 3 बच्चे थे और मेरे पास कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने मेरे को हमेशा हौसला बढ़ाया कि आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों की परवरिश और पालन-पोषण कर लूँगी, आप अपना जो लक्ष्य है, उसमें मेहनत करिए। तो उस समय मैंने काफ़ी प्राइवेट नौकरी भी करी थी, परंतु उस दिनों में मुझे अ, इतना डेस्परेशन था कि कुछ भी मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौकरी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। जब आदमी को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए खड़ा होने के लिए, तो उसकी मुझे ज़रूरत थी न बेरोज़गारी के दिनों में। तो मैंने एक न्यायालय में चपरासी की, पियोन की भर्ती से लेकर के रेलवे में जो गैंगमैन वगैरह होते हैं, उनकी भी परीक्षा का फ़ॉर्म भर दिया था। तो मेरा एम ये था कि पहले मैं एक छोटी-सी परीक्षा पास करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना लूँ, तो एक मेरे परिवार को मेरा सहारा मिल जाएगा। तो मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि पहले मेरा जब रेलवे में सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद में मैं फर्स्ट बार राज्य इसमें नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम में टीचर में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो तृतीय श्रेणी का अध्यापक में चयन हुआ था दिल्ली नगर निगम में, 2003 की बात है। तो सर्वप्रथम मैं दिल्ली आया था उसके लिए और मेरे को परिवार को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, जो बहुत ही उस समय मुझे ज़रूरत थी। परंतु मैंने कभी भी जो मेरा लक्ष्य है, जहाँ मुझे आगे बढ़ना था, वो मैं कभी भूला नहीं। उसके बाद में मैंने राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पास की, जिसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक थी, राजस्थान में सेकंड रैंक आई थी। मेरा कहने का मतलब ये संघर्ष की कहानी तो खैर बहुत लंबी है, परंतु मैं आपको इसमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरली हम जैसे लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। गाँव में कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप और कुछ मिथक भी होते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे चाचा, ताऊ और रिश्तेदार और गाँव वाले हमेशा डिमोरलाइज़ करते रहते थे। नकारात्मक एक माहौल था। बोलते थे, "यार आपके पास ना तो चेक है और ना ही जैक है, में से सिफ़ारिश नहीं है, तो आपको कहाँ नौकरी मिलेगी?" तो ये ऐसे जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, उनको ये क्वेश्चन हमेशा सामना करना होता है। दूसरा ये भी होता है कि जैसे आईएएस और आईपीएस वगैरह जैसे ये जो लोग बनते हैं, तो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आने वाले वो सोचते हैं, ये कोई एक अलग ही ब्रीड होती है या एक अलग ही कोई कैटेगरी के लोग होते हैं जो वही बन सकते हैं। परंतु इस दिमागी मानसिकता और जो नकारात्मक माहौल होता है, उसको बाहर आने के लिए व्यक्ति को बहुत ही जुनूनी होना पड़ता है। क्योंकि जैसे गाँव में तो नकारात्मक माहौल, जैसे हमारे जो सराउंडिंग्स होता है, उसमें तो नकारात्मक माहौल होता ही है। वो हमेशा आपको एनर्जी को आपका डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु मेरा कहना ये होता है कि लोगों को कभी भी जो लोग आपके प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं या कुछ बोलते हैं, डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उस पे कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिएक्ट करने से फिर आदमी का जो एक मन में जो जोश होता है, वो एक थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको किसी भी परिस्थिति हो, चाहे आदमी को तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए। परंतु अपनी एक्शन से व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। तो जितना लोगों ने मेरे को डिमोरलाइज़ किया, जितना मतलब नकारात्मक माहौल था, मैंने उसको हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से मेरे मन में ज़्यादा से ज़्यादा एक जज़्बा बढ़ता रहा कि नहीं, मैं इन सब व्यक्तियों को एक मतलब मेरे एक्शन के द्वारा ही उनको मैं एक माकूल जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे बोलने से यहाँ पे अभी लोग ज़्यादा कन्विंस नहीं होंगे और वैसे होते भी नहीं लोग। और वैसे आपका भी पर्सनल अनुभव रहा होगा, जब व्यक्ति सफल होता है, तो उसका लोगों का नज़रिया तुरंत बदल जाता है। जब असफल होता है, तो लोगों का नज़रिया अलग होता है, स्पेशली परिवार वालों का भी।
सभी का ही ये होता है। जब हम जैसे लोग होते हैं, संसाधन वहाँ पे नहीं होते हैं, समाज का भी पिछड़ापन है होता है, मार्गदर्शन की भी कमी होती है, तो हमारे सामने बहुत प्रैक्टिकल ये कठिनाइयाँ आती है कि जब आपके पास कोई इतने फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है कि आप कोचिंग के लिए दिल्ली आ सको, जो महंगी कोचिंग है, राव जय, चाणक्य है, वहाँ पे आप अफोर्ड कर सको। फिर गाँव समाज में अभी तो बहुत सारे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो बहुत एक एक्सेस हो गई, नहीं तो जब 2006-7 में मैं तैयारी करता था, तो इंटरनेट इतनी मतलब कुल मिला के लग्ज़री हुआ करती थी काफ़ी हद तक। आम आदमी के इंटरनेट पहुँच में नहीं था, स्मार्टफ़ोन भी पहुँच में नहीं था, तो उस समय मार्गदर्शन की भी हमेशा कमी रहती थी। हम जैसे लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से ही काफ़ी चीज़ें सीखने को कोशिश करते थे, किसी दूसरे के व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से भी हम उसमें से अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करते थे। तो ये काफ़ी समस्याएँ आती हैं, हमारे को सामना करना पड़ता है, परंतु इस सामना करने के लिए मैंने एक बात मेरा पर्सनल आपको बताना चाहूँगा कि आदमी यदि कठोर परिश्रम करे और समर्पण और दृढ़ संकल्प हो, तो आप आदमी को सफल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। आपको यहाँ पे आप सभी लोगों को जैसे पता ही है, एकलव्य और द्रोणाचार्य का तो आपने ज़िक्र सुना ही होगा। क्योंकि एकलव्य को जब द्रोणाचार्य के पास गया था, तो उसको द्रोणाचार्य ने उसके साथ क्या व्यवहार किया वो सबको पता ही है। परंतु उसके बावजूद भी एकलव्य को पता था कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास कुछ चीजें नहीं है, परंतु उसमें 2-3 चीजें थी। एक उसमें दृढ़ संकल्प था, एक उसने कठोर परिश्रम किया था और एक उसका एक अनुशासन पूर्ण जीवन था, जिसके वजह से वो एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सका। तो इस चीज़ों में मतलब ऐसा ही मिलता है कि जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वही होता रहता है। आपको काफ़ी समस्याओं के समस्याएँ आती है, परंतु आपको अपने जुनून को बरकरार रखना है और अपनी एनर्जी को बिल्कुल बरकरार रखना है, परंतु अपने आप में दृढ़ संकल्प और अनुशासित और कठोर परिश्रम करना। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, तो मेरी फील्ड की पोस्टिंग थी। मुझे टाइम नहीं मिलता था और मैंने प्रीलिम्स की जो यूपीएससी है, जब मैं वहाँ पे फील्ड में होता था, कभी विधानसभा पे ड्यूटी करने जाता था या कभी कलेक्ट्रेट पे जो जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में जाता था, तो मैं वहाँ पे खाली समय में भी बुक को साथ ले जाता था और वहीं पे साइड में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर का तो काम होता ही था, परंतु उसमें भी मैं उस किताब से अध्ययन करता था। तो मैंने प्रीलिम्स में कोई भी छुट्टी नहीं ली, खाली इसी तरीके से मैंने अपने समय का प्रबंधन किया, समय का सदुपयोग किया। तो जो आज की जो प्रतियोगिता के दौर में जो परीक्षाएँ होती हैं, उसमें बहुत फियर्स कॉम्पिटिशन, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप समय का कितना सदुपयोग करते हो और आप समय का कैसे प्रबंधन करते हो, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और समय सभी के लिए एक ही होता है, जैसे 24 आवर्स का दिन तो सभी के लिए इक्वली है, जो चाहे फर्स्ट रैंकर हो, चाहे असफल होने वाला हो। परंतु जो फर्स्ट रैंकर होता है, जो सफल होने वाले होते हैं, वो समय को बेटर मैनेज करते हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइज करते हैं और जो चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं, समय का बराबर प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति कुछ हद तक असफल हो जाते हैं। तो मैंने यूपीएससी के जो मेंस का एग्जाम हुआ था, तो मेरे सामने बहुत चुनौती थी। मैंने कहा कि मैं पुलिस की नौकरी से छुट्टी नहीं ले सकता था विदाउट पे, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी फैमिली का दायित्व था, जहाँ मेरे 3 बच्चे रहे थे, मेरी वाइफ थी। तो मैं विदाउट पे भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो मेरे को सिर्फ 30 डेज़ की छुट्टी मिली थी। तो मेरे सामने 30 डेज़ का जो टाइम था, 30 डेज़ मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, उसको मैंने सोचा कितना मैं ऑप्टिमल और यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। वही मेरा मतलब सफलता का लिए पैरामीटर होगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 30 और 34 डेज़ या 35 जो भी था डेज़, मैंने 16 आवर्स से 17 आवर्स तक बिल्कुल सिटिंग करके पढ़ाई करने की कोशिश करी और मैंने उस चांस को डू एंड डाई वाला एक मैंने बना दिया था। मैंने कहा इस बार पूरी मेहनत करके करते हैं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद कभी जीवन में मैं रिग्रेट नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरे को एक संतुष्टि होगी कि मैं जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकता था अपने आप को, उस लेवल तक मैं स्ट्रेच कर चुका हूँ। क्योंकि 24 आवर्स में मैक्सिमम 17 आवर्स यदि आप बिल्कुल अपने आप को डेडिकेट कर सकते हो, तो उसके बाद में ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है, क्योंकि 4 आवर्स नींद के लिए और 2-3 घंटे मैंने अपने जो भी दैनिक नित्य कर्म है उस पे, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन हो नहीं सकता था। तो इसीलिए मैंने कहा मेरे जीवन में कभी मैं रिग्रेट नहीं करूँगा कि मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बराबर कुछ कमी रह गई। तो मैंने इतना मेहनत किया, उसके बाद और मेरा जो रिज़ल्ट है आपके सामने है। और दूसरी चीज़ मैंने हमेशा बिलीव किया, मैं मेरे जो भाइयों-बहनों को भी एक बात बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा जो लिखित परीक्षा होती है, उसमें ज़्यादा भरोसा करना है रादर देन आप साक्षात्कार के ऊपर डिपेंड रहो। क्योंकि साक्षात्कार एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि ये आपके सितारे लक बाय चांस भी होता है, कई बार आपके सितारे मतलब स्टार अलाइन अलाइन है नहीं है, वो भी मैटर करता है। साक्षात्कार बहुत अनप्रेडिक्टेबल, एक ही व्यक्ति को यदि आप 3 व्यक्तियों से अलग साक्षात्कार कराओगे तो सभी के जो उसके मार्क्स वो भी, साक्षात्कार एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। तो इसीलिए मैंने हमेशा सोचा था जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार मेरे हाथ में नहीं है, वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। बेटर करने की कोशिश करूँगा, बट वहाँ पे और भी फैक्टर्स है जो मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। परंतु जो रिटन टेस्ट है, वो मेरे हाथ में है। मैं क्यों ना उस रिटन टेस्ट में ही इतना अच्छा परफॉर्म कर लूँ कि मुझे साक्षात्कार के ऊपर ज़्यादा मतलब डिपेंड नहीं रहना पड़े। इवन एक साक्षात्कार में कुछ कम नंबर मिल जाए, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, इतनी मुझे मेहनत करनी चाहिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने फॉर्मूला 3 बार मेरे जीवन में अप्लाई किया और सक्सेसफुल रहा। पहला मैंने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, पूरे राजस्थान में मेरे रिटन में सबसे ज़्यादा टॉप मार्क्स थे। 400 में से रिटन मार्क्स से मेरे 318 थे और पूरे राजस्थान में सबसे टॉप मार्क्स थे मेरे रिटन में। और साक्षात्कार में मेरे को 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50। उसके बावजूद मेरी सेकंड रैंक थी। इवन इफ मेरे को 50 में से यदि क्वालिफाइंग मार्क भी मिलते, मेरे को 12 नंबर भी मिलते, तो भी मेरी सेकंड रैंक रहती राजस्थान में। तो इससे मैंने ये एक लेसन सीखा कि रिटन में आप जितना बेटर कर सकते हो, आपके ऊपर उसमें प्रेशर कम आता है। साक्षात्कार मेरे जो युवा भाई और बहन है जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स है, उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो भी ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, वो उसको व्यक्तिगत अनुभव का फायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। दूसरी बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में, सेक्शन ऑफिसर में मेरी 6th रैंक आई थी। उस समय भी मेरा वही एक्सपेरिमेंट था, मैंने रिटन में बहुत अच्छा किया था, साक्षात्कार में बेटर नहीं कर पाया था। और तीसरा जो ये यूपीएससी का था, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे लिखित में इतने अच्छे मार्क्स थे, मेरे को साक्षात्कार में बहुत कम मार्क्स मिले हैं। यदि मेरे को 15-20 मिलते साक्षात्कार में, ज्यादा हो सकता मैं अंडर 50 में आ जाता पूरे इंडिया में। तो का मतलब ये है कि युवा भाई-बहन भी है, जो भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप कर सकते हो, आपके हाथ में है, उसमें आप बेटर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, इसमें 2-3 चीजें और भी होती है जो इतने बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसमें जैसे विषय का चयन कैसे करते हैं। ऑप्शनल, मेरे टाइम में ऑप्शनल 2 हुआ करते थे, आजकल ऑप्शनल के का पेपर 1 ही रह गया अभी, और जनरल स्टडी के 4 हो गए। तो कई लोग क्या होता है, जैसे हमारे जैसे लोगों को मार्गदर्शन का अभाव होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, मैंने जिसमें मास्टर्स किया है, जनरली लोग बोलते हैं कि वही सब्जेक्ट आप यूपीएससी में ले लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 2003 में मैंने सबसे पहले लोक प्रशासन लिया था, क्योंकि मेरे को भी लोगों ने सलाह दी कि आप मास्टर्स किस में कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोला भाई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो। मेरा फॉर्मूला कंप्लीटली फ्लॉप रहा। मैंने बाद में फिर हिस्ट्री लिया, उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहा सेकंड चांस में मैंने, उसमें मैं मेंस में 5 मार्क्स से रह गया था सेकंड अटेम्प्ट में। परंतु मैंने सोचा कि नहीं, ज्योग्राफी मेरे को ज़्यादा बेटर अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगा, तो मैंने तुरंत ही सब्जेक्ट छोड़ के जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो कई बार लोग क्या होता है, मेरे सामने ऐसे मेरे 1-2 मित्र हैं जिन्होंने
5-6 साल तक एक ही सब्जेक्ट का पल्लू पकड़ करके चले, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने जबकि उनको 1-2 बार बोला भी था, मैंने कहा इतने भी रिजिड मत होइए सब्जेक्ट चेंज करने में, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आप यही रखोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, एक बार चांस लेके देखिए। परंतु उन्होंने चांस नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो सब्जेक्ट का, विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी यदि गट फीलिंग्स कहती है कि ये सब्जेक्ट से मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें सफलता नहीं मिल सकती, आपको तुरंत स्विच ओवर कर लेना चाहिए। एक बार आपको रिस्क लेनी चाहिए। देखो यूपीएससी एग्जाम में रिस्क हमेशा रहती है, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। आपको रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सिलेबस होता है सिविल सर्विस का, इतना लेंथी सिलेबस होता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति उस पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है। व्यक्ति क्या करता है, उसमें से कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। पिछले सालों का जो 5-10 सालों के पेपर है, पास्ट के पेपर देख के एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है। यूपीएससी काफी हद तक पैटर्न पे चलती है, तो आपको उसमें एक पैटर्न फिगर आउट करना होता है कि कैसे पैटर्न होता है। उसके बाद थोड़ी सी आपको सिलेबस के में जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि ये पोर्शन इतना छोड़ सकते हो, और वो रिस्क सभी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही रिस्क ले रहे हो। तो इतनी रिस्क बहुत जरूरी है, लेनी भी पड़ती है। तीसरा और विषय इसमें है रणनीति और समय प्रबंधन। जैसा मैंने आपको बताया था, समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। आपका टाइम पे जैसे रिवीजन कर पाना है और टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो बहुत जरूरी होता रहता है। साक्षात्कार की मैं बात बता दूं, मैंने एक्चुअल में कहीं कोचिंग नहीं करी थी प्रीलिम्स और मेंस की, परंतु साक्षात्कार का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं जब फर्स्ट बार यहाँ दिल्ली आया था साक्षात्कार के लिए 15 दिन का ये कोचिंग सेंटर में, तो 15 दिन में आपको भी पता है कोई आपका व्यक्तित्व कोई चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ एक आपको एक ओरिएंटेशन और आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है कि आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को आपको मतलब कैसे उसको टैकल करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। मतलब कुछ चीजें थोड़ी सी वो एक आपको समझा देते हैं, जिसमें आप एक एक बिल्कुल आप रॉ रहते हो, ये तो गांव में रहते हो, बिल्कुल आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुरंत यूपीएससी में जाते हो तो हो सकता है थोड़ा फर्क पड़ता है। परंतु एक यदि आप थोड़ा सा 10-15 दिन का यदि गाइडेंस हो जाता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। परंतु इसमें एक चीज और है, मैंने खुद का ये एक्सपीरियंस रहा और मेरे जो कोचिंग सेंटर में था उस व्यक्ति ने मेरे को बताया था कि आप साक्षात्कार में देखो आत्मविश्वास तो बहुत जरूरी है, परंतु जो अपना नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग है वो हमेशा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि आपने नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग को छोड़ करके थोड़ा सा बनावटीपन बनने का एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश की, तो जो इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं। क्योंकि मेरे को भी जब कई लोगों ने बोला कि टाई वाई लगा के जाना चाहिए, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ ठीक है, यदि आप शुरू से उस कल्चर में हो, आप यदि टाई वाई लगा के पहले से ही कॉन्वेंट में पढ़े हो तो ठीक है, दैट इट मेक्स डिफरेंस कि आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी में थोड़ा एक अच्छा आकर्षण आ जाता है। परंतु आपने कभी यदि जिंदगी में वो चीज नहीं करी और खाली उस पर्टिकुलर डे के लिए करते हो तो यू विल बी कॉट। तो उस वो स्थिति फिर आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होती है, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपना जो नेचुरल वे है उससे आप डेविएट हो रहे हो, बहुत ज्यादा डेविएट होने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें आपको वहां पे एक असहजता फील होती है, क्योंकि जो वहां पे क्या देखा जाता है, वहां पे आप में यदि आप बिल्कुल अपने नेचुरल तरीके से जाते हो, वहां पे भी कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप बंदा बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल बनावटीपन नहीं है, ये हमारे अपने अपने को ज्यादा डार्क में मतलब हमारे को ऐसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जैसा है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये चीजें भी आपका एक पर्सनालिटी का वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट होता है। फिर एक चौथा आता है सर्विस का चयन होता है। कई बार लोग होते हैं सर्विस के चयन में भी वहाँ पे हो जाता है कि पहले कौन सी डिलेमा में रहते हैं, आईएएस बेटर है, आईपीएस बेटर है, आईएफएस बेटर है, रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स बेटर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम बेटर है, ऑडिट अकाउंट रेलवे ट्रैफिक, कुल मिला के 17-18 सर्विसेज होती है। उसमें भी लोग सोचते हैं कि काफी मतलब कौन सी सर्विस का चयन करें।
मेरा आपका कहने का मतलब है, पहले अपना आपको इसमें बहुत सोचना चाहिए कि आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या है और आपका एप्टीट्यूड कैसा है। हो सकता है कई बार आपकी उसमें गलती हो जाती है, परंतु 2-3 जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है और सेंट्रल सर्विसेज में 2-3 मेन डिफरेंस होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, वो कार्डर पे डिपेंड करती है। अच्छा कार्डर है, सर्विस बेस्ट है। यदि बेस्ट कार्डर नहीं मिला, तो उससे सर्विस से वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। परंतु सेंट्रल सर्विसेज का एक अलग नेचर होता है। तो कुल मिला के आपको उसमें से देखना है आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका क्या उसमें गोल है, आपके मतलब जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो किस उसमें सर्विस को बेटर शूट करती है। और फाइनली तो एक्चुअल में वो तो सब आपके मेरिट पे डिपेंड करता है, चॉइस आपके हाथ में होती है। परंतु जब वो सर्विस का एलोकेशन होगा, वहाँ तो आपको जहाँ पे वो मेरिट के ऊपर हो गए, जहाँ कहाँ आप स्टैंड करते हो, वहाँ से वो सर्विस का आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो अभी तो आजकल मैंने देखा है, पहले जो हमारे टाइम में होता था यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, बट अभी 2011 और 12 में मैंने देखा अभी सी सेट वगैरह हो गया, काफी थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गए हैं। अभी काफी एक क्या बोले इसको, जो पहले काफी लोग आते थे जैसे रूरल बैकग्राउंड वगैरह से लोग, अब थोड़े से एक जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज वगैरह से आते थे, थोड़ा सा उन्हें कम है। पर मैं इसमें डिमोरलाइज नहीं करना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर एक फैकल्टी है या साइंस है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको कोई अनडू फेवर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। क्योंकि अभी भी एक सब्जेक्ट है आपके पास, और बाकी 4 पेपर जो होते हैं वो तो जनरल स्टडी के ही होते हैं, वो सबके लिए लेवल प्ले फील्ड है, वो पेपर सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं। ऑप्शनल जो है और एक ऐसे का पेपर होता है, वो भी एक लेवल प्ले फील्ड है। तो कुल मिला के 5 पेपर तो सबके लिए कॉमन है, उसमें किसी का कोई अनड्यू एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है, ऑप्शनल होता है। अब ऑप्शनल में वो अब आपके ऊपर कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है और आप कितना बेटर और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। और जब यूपीएससी में भी जब ये पेपर वगैरह होते रहते हैं मेन, उसमें भी टाइम का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, 3 आवर्स होते हैं, परंतु काफ़ी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें बहुत जो क्वेश्चन पेपर आता है काफ़ी लेंथी आता है, तो आपको उसको भी बेटर मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप आधा पेपर मतलब बहुत आधे क्वेश्चन बहुत बेटर वे में बहुत ज़्यादा कर दिया और आधा पेपर छूट जाए, तो वैसे भी आप उस रेस से बाहर होने के चांस होते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन को सभी को ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, उसी तरीके से आपको टाइम मैनेज करना वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो जैसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको वही बातें बताई है कि मैं तो हार्ड वर्क में हमेशा बिलीव करता हूँ। आज भी अ, कोई भी आपको काम दिया जाए, चाहे टास्क दिया जाए, चाहे नौकरी लगने से पहले हो, चाहे नौकरी लगने के बाद में हो, देखो कठोर परिश्रम से और हार्ड वर्किंग से आपको एक अलग पहचान मिलती है। ये मेरा पर्सनल बिलीव है और मेरा खुद का अनुभव भी यही कहता है। अभी तो मेरे को सर्विस में 13 साल हो गए हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग आदमी को हमेशा लोग एप्रिशिएट करते हैं। आपकी एक अलग रिकॉग्निशन मिलती है कि नहीं बंदा सिंसियर है और हार्ड वर्किंग है। सिंसियरिटी भी बहुत ज़रूरी है अपने आप में। ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या होता है कि लोग किसी को दिखाने के लिए एक दिखाते हैं, हाँ नहीं मैं सिंसियर हूँ, ऐसा नहीं है। सिंसियरिटी दिखाना ही नहीं है, सिंसियरिटी ऑटोमेटिकली लोग आप में रियलाइज करें, वैसा होना चाहिए। और कभी प्रयास भी हमेशा देखो ऑनेस्ट एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि और गलती हमेशा कहीं देखो, गलती देखो परफेक्ट कोई नहीं होता है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैंने भी 8-10 एग्जाम में फेल हो गया था। मैं आपको अच्छा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने एक बार रेलवे का एग्जाम दिया था गोरखपुर का, रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का, तो लखनऊ जाकर के आया था और मेरे भाई ने मेरे को पूछा था पेपर कैसा हुआ, तो मैंने स्ट्रेट अवे उनको बता दिया, मैंने कहा मैं फेल हो जाऊंगा। तो उनको गुस्सा आया, बोला कि तूने 1000 रुपए खराब कर दिए, वहां से 300-400 रुपए ट्रेन का जाने का लगा, 300-400 वापस आने का लगा, तो उसने तूने 1000 रुपए खराब कर दिए और तू फेल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा पहला एग्जाम था रेलवे का, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा
रेलवे का स्टेशन मास्टर का, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर ऐसे आता है। बट अब चलो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें सीखी है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी रेलवे का असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर दूंगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि उसमें मेरे सफल होने के ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि मैंने उस पेपर को एक लेसन की तरह लिया। मैंने घर आकर के उसको एक एनालिटिकली एक विश्लेषण किया कि कहाँ मेरी कमी रह गई थी और कहाँ मैं बेटर कर सकता था। जब नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ, जब मैंने दूसरी बार रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर का एग्जाम दिया था, मेरे को आज भी याद है कल्पना चावला का जिस दिन जो वो कोलंबिया यान जो हुआ था एक्सीडेंट, उस दिन मेरा रेलवे भर्ती बोर्ड में एग्जाम था, सेम डे संडे की बात थी अजमेर में। तो जब उस दिन मैंने इतना बेस्ट पेपर किया, क्योंकि मैंने जो मेरा पहला पेपर था गोरखपुर वाला, मैंने उससे एनालिसिस किया और उससे मैंने सीखा, आकर के विश्लेषण किया, आत्म विश्लेषण किया कि मेरी कहाँ कमी रह गई थी और मेरे को क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसे एग्जाम में। दूसरी बार जब मैंने ये एग्जाम दिया था रेलवे भर्ती बोर्ड का अजमेर, तो आपको बिलीव नहीं होगा मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। ओनली 28 सीट्स थी, परंतु उसमें मेरा 13 रैंक था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो कहने का मतलब यही है, असफलता में ही आप सफलता को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। असफलता से ही सफलता मिलती है और असफलता में आपको, यदि आपने विश्लेषण नहीं किया आपके क्या कारण रहे हैं, तो फिर आपका टाइम और एनर्जी और जो भी आपका है वो वेस्ट है। आपने बात को आई गई समझ लिया कि नहीं ठीक है यार पेपर होना था, जैसा हो गया और क्या करे। तो फिर देखो, आप हमेशा गलतियों से ही आदमी सीखता है, तो ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि मैंने यूपीएससी में जैसे 3rd अटेम्प्ट तक, क्योंकि जैसे हमारे टाइप के जैसे समाज से और बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट से चांस सफल होने के, मैं आपको बता रहा हूँ ये सही है, काफी हद तक बहुत कम चांस होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं आदमी को, वो काफी चीजें वहां से सीखता है, परंतु नेक्स्ट टाइम जब आदमी होता है बेटर इक्विप्ड होके जाता है कि नहीं यार लास्ट टाइम पेपर ऐसा था, मेरे को ये कमी रह गई थी, मेरे को इसमें और भी मेहनत करनी है। सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए मेरा ये, और यदि आप सेल्फ असेसमेंट बेटर कर सकते हो तो इसमें बिल्कुल आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और उसमें जितने प्रयास में आप जाते जाएंगे, जो जो आपका रिजल्ट उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो मैं तो भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी ये कंपटीशन की एग्जाम्स वगैरह हैं, उसमें जो काफी चीजें मैंने 5-6 टॉपिक बताया, विषय का चयन है, रणनीति, समय प्रबंधन, सर्विस का चयन, और तो इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करके सीरियसली आप उसको सोच करके, और आपको उस पे सोचना चाहिए डीपली। और साक्षात्कार का एक अलग तरीका होता है, उसमें एक उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग से होती है, उसको भी आपको अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। और हमेशा मोरल, मेरा तो यही मानना है, हटना चाहिए, क्योंकि लोग समाज में और जहाँ आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो एक नकारात्मक एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। वो आपको हमेशा बोलेंगे नहीं यार हमारे बस की बात नहीं है, अरे हम कहाँ बन सकते हैं, और वो तो वहाँ तो जुगाड़ होता है, वो होता है। उस पे आप कभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसी बातों पे जब आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो फिर आपकी मतलब जो टारगेट है, आप टारगेट से डेविएट हो जाओगे, भटक जाओगे। फिर आपका जो काफी एनर्जी उसी में सोचेगी, हाँ यार वो लड़का ठीक बोल रहा था, मेरा फ्रेंड अच्छा बोल रहा था, और आपका उसमें फिर कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब इसका तो आपने काफी लोगों ने उदाहरण देखा ही होगा, महाभारत में जो शल्य और कर्ण का, इसमें वही मैटर करता है। यदि बंदा हमेशा बार बार एक ही आदमी को डिमोरलाइज करता रहता है तो उसका धीरे धीरे आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, चाहे कितना भी मतलब साहसी क्यों नहीं हो, चाहे कितना भी उद्यमी क्यों नहीं हो, परंतु यदि आप हमेशा यदि काफी लंबे टाइम तक नेगेटिव एनर्जी और एनवायरनमेंट में रहते हो तो धीरे धीरे उसका एक मेंटली इम्पैक्ट होता है। ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने को आप में ही अपने को भरोसा होना चाहिए। कुल मिला के यदि आपको अपने पे भरोसा है कि नहीं यार ये मैं चीज कर सकता हूँ तो भी कर सकते हो, और यदि आपको लगता है नहीं यार ये मेरे चीज बस की बात नहीं, तो ठीक है
आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं करना है, फिर आप ठीक है दूसरा जहाँ पे आपका ओरिएंटेशन है वहाँ पे अपनी एनर्जी लगाइए, वहाँ पे ज्यादा सफल होंगे आप। ये मेरा belief है। तो मैं एक बार और कार्यक्रम का आयोजन करता डॉक्टर रूप सिंह जी को और आर के गुर्जर साहब जो गुर्जर कर्मचारी कल्याण अधिकारी परिषद के जो प्रेसिडेंट है उनको, और अनंत राम जी जो तंवर है अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के जो पदाधिकारी स्पेशल गेस्ट है, और मेरे और भी जो एस्टीम्ड गेस्ट है, उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये ऐसा एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। परंतु मेरी हमेशा दिली तमन्ना रहेगी कि मैं आप लोगों से पर्सनली एक मुलाकात करूं, जब भी ये कोरोना महामारी का ये संकट थोड़ा दूर हो जाएगा तो आपसे जरूर मिलने की मेरी तमन्ना रहेगी। और एक बार बहुत थैंक यू वेरी मच। सर अभी राजस्थान आए हुए हैं? नहीं, अभी मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है, मैं निदेशक हूँ और पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका डिवीजन देखता हूँ विदेश मंत्रालय में। तो अभी तो मैं राजस्थान नहीं आया हूँ, बट मैं मेरी फैमिली राजस्थान में ही रहती है, जयपुर में, तो मेरा जयपुर आगमन होता रहता है। नहीं अमराराम जी, अगर आप दिल्ली में उपलब्ध है तो ये सौभाग्य हमें मिलेगा कि आपके साक्षात्कार और लोगों से करा सकें और आपका मोटिवेशन एक शिविर हम यहाँ आयोजित कर सकें, क्योंकि हम दिल्ली में हैं। तो मैं तो अभी तक यही इस संशय में था कि शायद अभी विदेश में हैं आप, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में हूँ, बिल्कुल आप जरूर आगे मिलने आइएगा, मुझे बहुत अच्छी ये मौका हमें शीघ्र मिलेगा फिर कि हम आपका द्वारा अपने और आपने जिन शब्दों से मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया बच्चों का, आने वाले बच्चों के लिए जो आपने गाइडेंस दी उसके लिए हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमें जल्दी ही मौका मिलेगा। हेलो सर, आप सभी को हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्टिंग। हेलो, यस, एनीवन इज स्पीकिंग? यस जी, बोलिए मनीषा जी। हेलो सर, बोलिए। हाँ मनीषा, गो अहेड। सर आई जस्ट वांट टू सर हेलो sir, I just want to know what was your medium in UPSC? Manisha, basically I appeared in Hindi medium in UPSC. You have made a very valid point for it. Sometimes medium of like examination also matters a lot. I can tell you that when I Yes, got a sir. selection in 2008, and we were a 239 officer trainees in Lal Bahadur Shastri Academy. Only 7 candidates were from Hindi medium, and only 232 candidates were from English medium. But I think sometime it matters. But now this time medium matters a lot. This time. Sorry, I didn't get your question. I'm just saying that now this time the matter. Hello. कुछ लोगों की आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में शायद कोई इश्यू हुआ है। आवाज आ रही है अमराराम जी आपको? लेकिन आ रही है, अभी आ रही।
बच्ची ये पूछ रही थी कि आज की तारीख में इंग्लिश मीडियम होना इतना जरूरी है। आप स्वयं भी कह रहे हैं कि 5-7 लोगों को छोड़ के बाकी सब इंग्लिश मीडियम में से, तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं क्या उनको इंग्लिश में अभी ध्यान देना चाहिए? Yes, sir. Exactly my point. सर आवाज नहीं आ रही। अमराराम जी मनीषा बिटिया ये पूछ रही थी कि इंग्लिश सडनली इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है कि अमराराम जी अपने बच्चे को अब मयो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। वो उनका जो काम है ये प्रूव करता है कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी पर ध्यान देना है और अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाना है। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद हमारी बेटी और बच्चियों को भी चांस दूंगा। अमराराम जी, दुनिया में कहते हैं द ग्रेटेस्ट ब्लॉक इज माइंड ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक। आपने 2 एनर्जीज की चर्चा की। जो भाई नहीं जानते वो जान लें कि सोजत ढूंढा गांव जहां से अमराराम जी आते हैं, वहां का मेन काम है पशु और एनिमल हस्बेंड्री और उन जानवरों को भी लेके घूमना। और बहुत सारे इंटरनेशनल पेपरों में फ्रंट पेज में छपा कि अमराराम जी ने तय कर रखा था कि एक दिन मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसलिए ये उन पशुओं को चराने से भी समय निकालते थे, जैसे पुलिस की ड्यूटी में भी पढ़ाई करते थे। Now how you could break that channel? वो जो मानसिक ब्रेक था उसको कैसे तोड़ा आपने? बहुत लोग मिले होंगे आपको तोड़ने वाले। अरे रहने दो, क्या रखा है, आप जैसे पिछड़े कम्युनिटी में से कौन कलेक्टर बनता है? और सच मानिए ऐसे करके हम सैकड़ों बच्चों की हत्या कर देते हैं रोजाना। योर टेक सर। माइक खोलेंगे प्लीज, आपका माइक बंद हो गया है अमराराम जी। आप करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अच्छा, यहाँ से अनम्यूट करेंगे ये मोटो जी। हाँ, हम खोल रहे हैं, यहाँ से खोल रहे हैं सर। हमारे साथ आज सजना, मनीषा, श्रुति, प्रियंगी, सुनीता जी, कई बहनें और बेटियां जुड़ी हुई हैं। और आपने एक और अच्छी बात कही थी कि जब मेरे कष्ट के दिन थे, 5 साल बेरोजगारी के दिन थे, तब मेरी पत्नी ने मुझे बहुत संबल दिया। हमारे एक और नवचनित विजय हैं, आईपीएस हैं झुंझुनू से, उनकी पत्नी का भी ऐसा ही कुछ किस्सा है। वो भी जब आए थे तो हमें यही कहा। इसका मतलब हमारी बहन बेटियों में बहुत पावर है। नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, निसंदेह। मैंने सोचा आप ऐसे पत्नी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, मैं किसी को पत्नी को खुश करने की बात नहीं है। एक्चुअली में उन्होंने में मेरा बहुत तो मेरे साथ में मेरे भाई का जो परिवार में क्या दोस्त वगैरह सबने मतलब तो लगता है बनिया की नौकरी पकड़ लो। परंतु एक मेरी वाइफ भी थी जिसने बोला कि अब इस स्टेज पर बनिया की नौकरी करके भी क्या कर लोगे, मतलब वही 2-2.5 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। परंतु और बनिया की नौकरी में तो कोई समय सीमा, उम्र की सीमा होती नहीं है। 2 साल आप मेहनत कर लो, नहीं तो बनिया की नौकरी बाद में भी कर लेना। तो ये चीज मेरी वाइफ ने जरूर मेरे को बहुत सहायता करी। उन्होंने मनोबल बढ़ाया कि नहीं, आप 1-2 साल है आपकी तैयारी करने के, ये आप तैयारी करके आप कुछ अचीव कर सकते हो। बट बनिया की और प्राइवेट नौकरी की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। वो तो आप चाहे 35-40 साल में भी कर सकते हो, परंतु 35-40 साल में फिर जाकर के आप तैयारी नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे को जोधपुर के ही आईपीएस ने जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम अपनी गरीबी के संसार में दोबारा पैदा होना चाहोगे, आप आईएएस हो गए हो अब, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, गरीबी मेरी प्रेरणा का स्रोत थी। गरीबी मेरी प्रेरणा का स्रोत थी। आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि गुदड़ी के लालों को वो जो स्थितियां होती हैं वो इंस्पायर कर सकती हैं? नहीं, ये आप बिल्कुल आपने सटीक बोला, क्योंकि देखो हम जिस कठिनाइयों से आते हैं ना, ये मेरा लफ्ज नहीं है, मेरे तो भी 1-2 मेरे जो पहले बॉस रहे उन्होंने खुद में बोला है। क्योंकि आप यदि जब गरीबी से आते हो तो इतने आप प्रिपेयर्ड होते हो, मतलब इतने मजबूत होते हो आप कि आपको कोई छोटा मोटा मतलब जो
धक्का भी लगता है ना, तो आप उसमें मतलब कभी घबराते नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत बुरा, उससे भी बुरा टाइम देखा। अब तो आप सोचते हो उससे तो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जितना लोग बुरे किए कल्पना करके सहम जाते हैं। मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ, एक रियल बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास पड़ोस में, भाई साहब जानते हैं, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भिल्ल आदिवासी जात जमात होती है। ये बहुत से आपके यहाँ से जो नीचे जात है उसी जाति के, उसमें एक देहात में एक औरत रहती थी, वो विधवा थी, उसका बेटा पढ़ना चाहता था, उसने शराब बेच के वो लड़के को IAS ऑफिसर बनाया। बिल्कुल देहात में गाउठी दारू बेच के खुद के लड़के को IAS ऑफिसर बनाया। उसकी किताब बहुत अच्छी लिखी है। ये रियल बात यहाँ हुई है, रियल घटना यहाँ है। हमारे गुर्जर समाज में, इसके लिए ओबीसी समाज में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं सर। टॉप में बोर्ड एग्जाम जिस बच्चे ने पास किया है वो अपना चारा काटता है पिताजी के साथ, दिन में भैंसों को चराता है, रात को लालटेन में पढ़ता है। ऐसी बहुत सैकड़ों कहानियां हैं। भाई साहब राजेश पायलट साहब ये सबसे बड़ा उदाहरण है अपने लिए जी। राजेश पायलट साहब क्या करते थे, दूध बेच के स्ट्रीट लाइट के ऊपर स्टडी करके वो आगे बढ़े जी। और क्या होना है। तो ऐसी दयाराम जी कुछ पूछना चाह रहे थे। अमराराम जी एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने टाइम का ऑप्टिमाइजेशन किया। हमारे बच्चों को ये सीखने वाली बात है कि 17 दिन में भी 17 महीने कैसे पढ़े, 17 दिन में भी 17 महीने के बराबर कैसे पढ़ें। आपने कहा था 17 into 24 टाइम इज मनी। जी वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा देखो जब आपके सामने लक्ष्य होता है ना, यस, जब यूपीएससी तैयारी कर रहा था, मेरी फैमिली के साथ रह रहा था, जिसने जान लिया टाइम इज मनी वो आगे बढ़ गया। हाँ, टाइम निकल गया फिर सब गया। एग्जैक्टली वही मैंने कहा देखो आज मैं भी 4 घंटे सोऊंगा, 1-2 महीना तो कोई मेरा करने वाला नहीं है, परंतु मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। और नहीं तो आज भी मैं 10 घंटे सोने की तमन्ना रखता हूँ, फिर तो आपको जिंदगी भर 4 घंटे ही मिलेंगे। अब आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? बेटर ऑप्शन कौन सा है कि 2 महीने आप संघर्ष कर लो, नींद कम ले लो और बेटर कर लो, या फिर आपको करना अभी 10 घंटे आप सोइए। तो वो चीजें होती है। आपको टाइम देखो चला जाता है, टाइम बहुत क्रूशियल होता है। टाइम वापस अपॉर्चुनिटी, अवसर और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करते। वो तो आपने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर दिया तो आप सफल हो गए, और यदि ग्रैब नहीं कर पाए किसी वजह से तो तभी तो लोग बोलते हैं कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कि आपने वो चांस खो दिया। तो बस वही वाली बात है, तो चांस को कभी भी मिस नहीं करना है, टाइम को बहुत उसको महत्व देना है। हमारे साथ कुछ शिक्षाविद जुड़े हुए हैं सर, वो कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे शॉर्ट में, आप हमें थोड़ा सा समय और देंगे। राजस्थान गुर्जर कर्मचारी संघ से सेक्रेटरी हैं जयराम जी, दयाराम जी, पूरनमल जी। आप प्लीज छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए अपने बच्चों के लिए, आप लोग इंस्टीट्यूट्स के हेड हैं। पूरन जी अनम्यूट करिए। दयाराम जी बोलिए। अनम्यूट करें, वो अनम्यूट कर रहे हैं उनको यहाँ से हेडक्वार्टर से। अजीत भाई भी कुछ पूछेंगे। हाँ जी, ये लोग हमारी संस्थाओं के हेड हैं अमराराम जी, छोटे छोटे स्कूल चला के बड़े बड़े स्कूल भी चला रहे हैं। एज ए इंस्टीट्यूशनल हेड मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं आईटी का यूज करके बच्चों को अभी से सपने दिखाओ। सपनों की उम्र 6ठी क्लास से लेके 10वीं तक होती है, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट करने के बाद उनको कहना। हमारे साथ गिरिराज प्रसाद जी जुड़े हुए जो आरएएस को छोड़ के भी टीचर का काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं मुझे इसमें आनंद है। आपने कहा था 18 सर्विसों में से चुनने के लिए भी जीवट चाहिए, मन करता है ये बन जाऊं वो बन जाऊं। तो इनमें से जैसे ही कोई अनम्यूट होता है, डॉक्टर बलराम जी हमारे पशु चिकित्सक हैं राजस्थान के दूसरे कोने में, इन्होंने इसी को करियर बना लिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सा पे लोगों को प्रेरित करूंगा। तो फ्रॉम वेयर दिस फीलिंग कम्स, जिसको गट फीलिंग कहते हैं। एग्जैक्टली
हाँ, गट फीलिंग और आपका पैशन होना चाहिए। मतलब आप कोई भी जॉब हो, आप यदि एंजॉय करते हो तो फिर उसमें हमेशा रिजल्ट बेटर आता है और एक रिकॉग्निशन मिलने के चांस होते हैं। यदि आप कोई काम को एक बर्डन मान के करते हो, नहीं यार ठीक है मैं तो ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रोजी रोटी चलती है, या मतलब अनमने मन से करते हो, तो फिर वो आपके लिए बोझ बन जाता है और आप भी सिस्टम के ऊपर बोझ बन जाते हो। फिर उसमें फिर आपको ना तो आप सिस्टम के लिए कुछ कर पाते हो। यस, हेलो सर, नमस्ते सर। गिरिराज प्रसाद गुजर बोल रहा हूँ सर, निवई से। मैं प्रिंसिपल हूँ सर इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवई में। सर आपसे बात भी हुई है मेरी 1-2 बार। गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह देवधाम जोधपुरिया में जो आयोजित होता है, उसमें मैंने 2-3 बार, जब आप पुर्तगाल में थे उस समय, आपको बुलाने के लिए संबंध में बातचीत की थी सर। इस बार सौभाग्य मिलेगा हमारा, हमारे बच्चों को आपका लाभ मिलेगा, ये मेरे को उम्मीद है, क्योंकि आप दिल्ली है तो कोई ज्यादा दूर नहीं है हमसे। इसलिए मेरा पहला प्रश्न ऐसा ही लग रहा था कि आप शायद राजस्थान में हैं। सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जब कार्यक्रम आयोजित होगा कोरोना के बाद, तो हम प्रतिभा सम्मान का ऑल स्टेट का होता है, वो काफी अच्छा प्रोग्राम यहाँ देवधाम जोधपुरिया में करते हैं, उस समय तो आप पधारेंगे ही सही। परंतु मैं सर दावे के साथ कहता हूँ, टोंक जिले में इस समय जो हॉस्टल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, डॉक्टर केएल जी संभाल रहे हैं उनको, 200 से अधिक बच्चे हैं और मोर देन 85% कट ऑफ जाती है परसेंटेज वहां पर एडमिशन की 80 और 85% से डाउन कोई बच्चा नहीं है 10th और 12th में। ऐसे बच्चे हमारे पास 200 से ज्यादा बच्चे हैं। तो बीच में संडे सैटरडे को जब भी आप जयपुर पधारें और उसमें से आप घंटे 2 घंटे हमारे लिए उन बच्चों के लिए निकाल सकें, तो सीधा सीधा लाभ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय, अभी भी सर लगभग 1 करोड़ रुपए कर्मचारियों ने और वहां से निकले हुए स्टूडेंट्स ने ही उसको दे करके दूसरी मंजिल का कार्य वहां चल रहा। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से वो कार्य हुए हैं सर। पिछले 2-3 साल में 200 से ज्यादा बच्चे यहाँ से निकले हैं जो फर्स्ट ग्रेड सर्विसेज और अच्छी पोस्टेज में है, और उन्होंने ही पूरा डोनेट किया है। उनके साथ में दूसरे लोगों से जुड़ करके वो डोनेशन इस कोरोना काल में उस हॉस्टल को मिला है सर। तो मैं चाहूंगा सर, आपका जब भी इधर हो तो एक दिन का शाम टाइम आप हॉस्टल के लिए निकालें सर, तो डायरेक्ट उन बच्चों के लिए संजीवनी होगी आपका उद्बोधन प्रेरणादायक सर। मतलब बड़े अधिकार से गिरिराज जी ने कह दिया आप तो आओगे ही। अरे नहीं, बिल्कुल गिरिराज जी का बिल्कुल मेरे सिर माथे के ऊपर है। जो इन्होंने बोल दिया मैं बिल्कुल आऊंगा पक्का, 99.99%। गिरिराज जी, और जब भी कोरोना महामारी की हालात थोड़े सुधर जाते हैं तो मेरे तो अभी मैं 2-2.5-3 साल दिल्ली में ही हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा पहले कंसल्ट करके टाइम फिक्स कर देंगे और मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं अपने जो युवा भाई बहन है। श्रुति बिटिया पूछ रही हैं कि मैंने लॉ से कर रखी है, वेदर लॉ इज ए गुड सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। देखो लॉ का सब्जेक्ट भी ठीक है, बट लॉ का भी लेंथी हो जाता है। अभी उसमें कमांड अच्छी है और कॉन्फिडेंट है, तो ऐसा देखो कोई मतलब खराब सब्जेक्ट नहीं है। बट क्योंकि जनरली जो हार्डकोर साइंस होती है ना, वो ज्यादा लोग रखते नहीं है। जैसे मतलब खैर लॉ तो हार्डकोर साइंस नहीं है, बट वो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी कमांड कितनी है, बेटर कितना कर सकती है अच्छा, तो उस पर डिपेंड करता है। बट सब्जेक्ट तो ठीक है, लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Good evening, sir. Good evening. Sir, my name is Vikas Singh and I am from Bhiwadi. Okay. हाँ बेटे विकास। Yes, sir. Vikas from Bhiwadi. Yes, Vikas. Sir, I am pursuing my BTech from electrical engineering. Sir, my question is that what research did you do during your UPSC exam preparation? Sorry, what did I do? Sir, what research did you do during your UPSC preparation? What research? No. Basically, UPSC does not require any research core. I can tell you frankly. Basically, you have to just go through the past 8 or 10 years papers. Then you just try to figure out the UPSC pattern. I can tell you that first thing I have done, I have just bought one book for like optional subject for 2 subjects, not general study. Both optional subject, I bought 2 books of past 10 years papers. I had gone through it once or twice. Then just I figured out that basically UPSC just set the question papers in a particular manner or in a particular pattern. Accordingly, you can just make your
preference or just leave the some syllabus what I have told during my address, that you have to take some calculated risk. So if you just get the UPSC pattern, then you can confidently can just take a calculated risk. You can just half of the syllabus you can just put them aside, and the rest of the syllabus you can more focus on it. थैंक यू विकास, थैंक यू विकास। अमरा राम जी, दुनिया के चांद पर पहुंचने पर या आकाश में पहुंचने पर इंदिरा जी ने एक बार राकेश शर्मा जी से पूछा था हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो वो बोले सारे जहां से अच्छा। मैं आपसे पूछता हूं, पुर्तगाल और विदेश की सेवाएं करने के बाद अपना घर कैसा लगता है? अपना घर मानी गुजर कम्युनिटी। नहीं, वो तो देखो, आप तो देखो स्व जाति दूर थी क्रमा, वो तो एक संस्कृत का दौर है। जो हमारी कम्युनिटी है वो तो देखो कि वो तो सबसे बेस्ट चीज है, उसका कोई मतलब जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे मैं अभी भी मेरे गांव जाता हूँ, मुझे जो बहुत फीलिंग आती है, जो मैं एंजॉय करता हूँ, वो हो सकता है मैं चाहे वॉशिंगटन डीसी में हूँ, चाहे न्यूयॉर्क में हूँ, चाहे लिस्बन में हूँ, वो एक फीलिंग नहीं आती है और वो एक एंजॉय नहीं कर पाता हूँ जो मैं मेरे लोगों के बीच में या अपने कम्युनिटी के बीच में जाने से जो एक मतलब अपनापन का एक एहसास होता है जी। वो तो खैर उसका तो कोई विकल्प नहीं है। पूरन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूरनमल जी। अमराराम जी, आपने जो इतना अच्छा उद्बोधन दिया। जी नमस्कार। हाँ जी भाई। मुझे इस बात का गर्व है, आपने जो उद्बोधन दिया वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है, बड़ा गाइडेंस मिला है, परंतु हिंदी के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का, सामाजिक शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का क्या आपकी पकड़ है, क्या आपको इस धरती से प्रेम है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विदेश में भी नौकरी करने के बाद आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, फिर भी आपको अपनी धरती से, अपने आप से, अपनी संस्कृति से प्रेम है। इससे हमें बहुत गर्व है। आपसे निवेदन करता हूं मैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का माननीय शांताराम जी, माननीय ज्ञानेंद्र जी भाई साहब के आशीर्वाद से संगठन में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोरोना काल के बाद एक गाइडेंस की एक सेमिनार मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप जयपुर में पधारिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। नमस्कार। जयपुर तो मेरा घर है, सेकंड होम है, दिल्ली के बाद मेरा घर सेकंड होम जयपुर ही है, मेरी फैमिली वहीं रहती है, तो उसमें तो कोई आपको शंका की कोई जरूरत ही नहीं है। एनी टाइम मेरे को आप बता दीजिए, सिर्फ थोड़ा सा एक एडवांस नोटिस दे देना, 4-5 दिन व्यवस्थित रखेंगे सर, आपकी मीटिंग्स को व्यवस्थित रखेंगे। एंड यू आर इंस्पिरेशन फॉर टोटल राजस्थान, इट इज ए प्राउड टू आवर कम्युनिटी। पर जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। आपने एक फोटो डाली थी अपने गुरुजी के साथ, गांव के गुरुजी के साथ, और पूरनमल जी यही पूछना चाह रहे थे कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्योंकि हम सारे प्राइमरी वालों को तो अभी शहर में नहीं ला सकते, हमारे ज्यादातर बच्चे अभी गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आप एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि अपने अपने टीचर का रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन और डे टू डे रूटीन कैसा रखें? हाँ नहीं, देखो टीचर का तो मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा। मैं एक्चुअल में मेरे उद्बोधन में ये नहीं ऐड कर पाया क्योंकि काफी लंबा हो रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे प्राइमरी टीचर के गुरु है, उनका मेरे का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी बहुत नादान था दूसरे बच्चों की तरह, हमेशा वो मेरे को जब मैं नींद आता था स्कूल के अंदर, बेचारा मेरे को उठाया, वो उन्होंने एज ए मेरे जिन और पेरेंट्स की तरह परवरिश करी। और वो मतलब उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा टाइम में भी, कभी शाम को मैं कभी, वो वहीं पे रहते थे स्कूल के अंदर ही, तो मैं गुरुजी के पास जाता था, तो बोला बेटा कभी शाम को मेरे पास पढ़ने आ जाया करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस वही है ना, थोड़ा आप में लगन होना चाहिए उस टीचर के प्रति, एक आप इतना ही आभार व्यक्त कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। और ये मेरे को लगता है कि हर विद्यार्थी को अपने गुरु का सम्मान तो करना ही चाहिए, क्योंकि देखो गुरु ही वो है जो आपको एक रास्ता दिखाता है और आपको जो एक क्या बोलते हैं, कुमार जैसे घड़े को एक सांचा प्रदान करता है, जैसे आकार प्रदान करता है, तो वो गुरु ही होता है जो एक आपको एक आकार प्रदान करता है। तो उसका तो आपके अस्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब घड़े की तरह कुटाई का बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत कुटाई हो रही है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ दयाराम जी, पूरन जी, दयाराम जी,
दयाराम जी नहीं बोल पा रहे, उनको अनम्यूट करना। एक बेटी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं पीजी बाद ही, यूजी के बाद ही आईएएस की तैयारी करूं या पीजी करूं? एक बिटिया का क्वेश्चन है। हाँ, तो नहीं, एक्चुअल में देखो कि अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रिपेयर है। देखो यूपीएससी में क्या होता है, चांस लिमिटेड होते हैं। यदि आप सीरियस नहीं हो और अभी आप समझ रहे हो कि मैं डिलेमा में हूँ, अभी मैं पीजी करूँ या यूपीएससी दूं, तो कई लोग होते हैं कि फॉर्म भर लेते हैं, परंतु यदि प्रिपरेशन बराबर नहीं है तो लास्ट मिनट में बैकआउट कर लेते हैं। तो यदि उसको बच्ची को लगता है कि नहीं ठीक है मेरे को पीजी करना है, तो बेटर है पीजी करना, उसमें फायदा ही होगा उसको, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी कमांड और बढ़ेगी यदि वो वही सब्जेक्ट यदि आगे रखना चाहती है, तो यदि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो ठीक है। तो उसको फायदे। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं आप सबको प्रणाम, विशेष रूप से अमराराम जी को प्रणाम। मैं दयाराम गुर्जर, बस्ती जयपुर का रहने वाला हूँ, वर्तमान अजमेर जिले के केकड़ी में टीचर हूँ। सर, मेरा ऐसा मानना है कि इंटेलिजेंसिया रन्स द कंट्री, नॉट पॉलिटिशियन। इस समाज के सैकड़ों हजारों संगठन बने हैं, लेकिन कोई बुद्धिजीवियों का संगठन मुझे कम नजर आया है। माफी चाहता हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक आईसीएस का, सभी राज्यों की पीसीएस के अधिकारियों का एक संगठन हो और उसके कोऑर्डिनेटर अमराराम जी जैसे हो? आप सब मिलकर, इस मीटिंग से पर्याप्त गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, आप सब मिलकर एक सुपर 30 जैसा मिशन क्यों नहीं चला सकते? जैसे गिरिराज जी बता रहे थे कि टोंक के हॉस्टल में 80 और 85 जैसे 200 बच्चे मौजूद हैं प्रत्येक जिले में। मैं जीके वालों से निवेदन करूंगा, गिरिराज जी से भी, कि आप सबसे जुड़े हुए हो राजस्थान में, प्रत्येक जिले में ऐसा हॉस्टल क्यों नहीं बन सकता? जिले में नहीं तो कम से कम संभाग स्तर पर बनाया जाए, विशेष बेटियों के लिए बनाया जाए, और एक सुपर 30 जैसा अभियान चलाया जाए, ताकि हम हजारों अमराराम जी तैयार कर सके, जो न केवल राजस्थान को, पूरे भारत की बुद्धि को जोड़ सके। और ये सारे अधिकारी आप जानते हो स्थायी कार्यपालिका होती है, तो जब तक हम कार्यपालिका में मजबूत नहीं होंगे, अधिक संख्या में नहीं होंगे, समाज का भला नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, 2 साल पहले 12th में मालपुरा स्कूल, सरकारी स्कूल से हमारे समाज का बच्चा और राजस्थान में टॉपर था। मुझे आज ही पता चला है कि वर्तमान में बीएड कर रहा है। सर, वो लड़का यूपीएससी लायक है, लेकिन वो बीएड क्यों कर रहा है? गाइडेंस और सुविधाएं और कहीं न कहीं पैसा भी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि सभी संगठनों को दरकिनार करते हुए या उनको मिनिमाइज करते हुए या उनको गौण रखते हुए एक बुद्धिजीवियों का, आईसीएस का और पीएससी अधिकारियों का एक संगठन बनाया जाए, ताकि सुपर 30 जैसे अभियान चलाए जाएं। समाज को बहुत अच्छा इससे लाभ हो सकता है। थैंक यू सर। धन्यवाद दयाराम जी। नया अपॉइंटमेंट लेटर और दे दिया आपने तो अमराराम जी को। अभी भारत सरकार के बहुत सारे काम उनको करने हैं, लेकिन ये सच है कि यहाँ सारे वीआईपी लोग पिछले 1.5 घंटे से लगातार इसी विषय पे बात कर रहे हैं। और ये मेरी अमराराम जी कम से कम 270वीं मीटिंग होगी। देखिए, प्रयास जारी हैं, लेकिन जहां पर इतना बड़ा समंदर हो वहां हम लोग चींटियां हैं, चींटियों जैसा काम करेंगे। सर, एक क्वेश्चन पूरनमल जी पूछ रहे थे और डॉक्टर बलराम जी। जी पूरनमल जी। देखो, एक मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जो अभी इन्होंने राकेश का एक उदाहरण दिया था, जो टॉक का लड़का है, 2018 में मैं उससे भी पर्सनली मिला था जयपुर में, जो आर्ट्स का था, आर्ट्स का स्टूडेंट था और राजस्थान बोर्ड टॉपर किया था। तो अभी मैंने, यदि आपने ध्यान से यदि मेरा एड्रेस सुना हो, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, चाहे बीएड करे चाहे कुछ भी करे, क्योंकि देखो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी बच्चे में, तब आदमी को एक सस्टेनेबल मॉडल मिलेगा। क्योंकि यदि बंदा सोचेगा ठीक है यूपीएससी के वो कैलिबर है, उसमें कैपेबिलिटी है, परंतु उसको आप ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो बेटर है यदि अपने पैरों पे खड़ा होगा, टीचर बनेगा, उसके बाद भी लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य देखो आपका जो अल्टीमेट है, गोल है, आप उसको हमारे ध्यान में रखिए, परंतु उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। कई बार पर्सनल टच भी जरूरी होता है। सर, मैंने कम से कम 4 बच्चों को डॉक्टरी करवाई है जो बी फार्मा की नौकरी करने आए थे, परसेंटेज अच्छा था। तो इसके लिए जीकैप अभी जिले जिले में काम कर रहा है। अगर ऐसे बच्चे सच में नोटिस आए तो वो बीएड छोड़ के जो उनकी योग्यता है उसमें जाएंगे जरूर। नहीं, वो जाएंगे, देखो जिसको जाना है वो बिल्कुल पक्का जाएंगे, परंतु
उसमें वो बच्चा यदि अपने खुद के कैलिबर से जाएगा ना तो उसमें जुनून और होगा। मैं आपको देखो नहीं तो क्योंकि आप उसका जुनून जो है ना वो ठंडा पड़ जाएगा क्या। ठीक है, तो जुनून बहुत जरूरी है ऐसी चीजों में। आपको वो रिदम बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके जो रिदम खत्म हो गया तो फिर वो उसमें सफलता के कम चांस हो जाते हैं, फिर आदमी भटक जाता है। तो जुनून बरकरार रहना चाहिए। पूरन जी पूछ ही डालो, बहुत देर से हाथ जोड़ रहे हो। पूरन मल जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। पूरन जी, पूरन जी के बाद राम भजन जी। पूरन जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, अब आ रही है जी। नमस्कार सर, मैं राम भजन गुर्जर जयपुर से बोल रहा हूँ। सर, अमराराम साहब का मैंने कई साल पहले पेपर में पढ़ा था कि पुलिस वाला बना। राम भजन जी थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, हेलो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज, या फोन को नजदीक ले आइए अपने। जी जी सर, एक्चुअली मैंने लैपटॉप पे लगा रखा है। आपको अपनी आवाज आ रही होगी। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहे हैं। एक्चुअली मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था राम जी के बारे में पेपर्स में कि पुलिस वाला बना IAS। तो सर काफ़ी कुछ पढ़ा है इनके बारे में, और जो बता रहे हैं कि जुनून की जो बातें हैं, जुनून सर इतना होना चाहिए कि मतलब जो भी अपन करना चाहें वो कर सकें। मैंने भी सर एक्चुअली ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मुझमें जुनून ऐसा था कि मैं टेक्निकल हूँ। एक्चुअली मैं आर्ट्स से किया था मैंने, और टेक्निकल में मैंने काफ़ी कुछ मतलब मेरा जुनून था। और मैं आज फिलिप्स में और काफ़ी कंपनीज में मैंने सर्विस की, और मैं ओरिएंट में जो है मैं अभी स्टेट सर्विस मैनेजर जी। जो चीज़ें बताई बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताई, उसी पे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाई की है, काफ़ी कुछ जुनून रखा है, और इसी चीज़ को देखते हुए आज मेरा ठीक चल रहा है प्राइवेट में। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। राम भजन जी का कहना एक ही बात है, और उसका मैं समर्थन करता हूं कि हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और ज्यादा शिविर करने चाहिए। केवल आवासीय शिविर करके, आवासीय उपलब्ध कराने से, किसी को कुछ फाइनेंशियल सहायता करने से ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमें और ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा के शिविर लगाने चाहिए। थैंक यू राम भजन जी। थोड़ा सा एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि एक ऐसा ग्रुप बनाएं कि जितने भी अपने काफी IAS वगैरह हैं, IPS हैं, उनको मतलब ये जो जितने भी बच्चे अपने पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट करें टाइम पे, जैसे आज कर रहे हैं साहब अमराराम साहब। सर ये इनका बहुत शुक्रिया है कि ये समय दे रहे हैं, नहीं तो ये हमारी विडंबना भी है कि समाज में हजारों लोग हैं जो योग्य हैं, अच्छे पदों पर हैं, लेकिन उसके पास समय और धन की बहुत कमी है, और मन तो बिल्कुल है ही नहीं है। मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं बिल्कुल। जी पूरन जी, योर टर्न। सर थैंक यू सर। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। मैं अमराराम जी, विशेषकर अमराराम जी को कभी अखबार में देखा था, आज हमारे सामने बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपने जो मीटिंग आयोजन की और हम सबको लाभान्वित किया, हम सब आपके आभारी हैं जी। अमराराम जी, एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। मैं पूरनमल गुर्जर बहरोड अलवर से हूँ और यहाँ 12 टीचर हूँ। हमें GCAP 12 के माध्यम से बेटियों के लिए, बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमने टीम बना रखी है, हर तहसील पे, हर गांव तक बच्चों की कोई समस्या होती है उसको सुलझाने का, उसको आगे बढ़ाने का, कौन सा बच्चा कहाँ जा सकता है, कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, बुद्धिजीवियों की हेल्प लेके। डॉक्टर साहब ने भी हमारी मीटिंग अटेंड की थी, डॉक्टर साहब ने भी हम सबको संबोधित किया, हमें मार्गदर्शन दिया। आप जैसे सारे महानुभाव हम सबके हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे जी। और अमराराम जी, मैं एक आपने कह रहे थे बाल विवाह के, एक छोटा सा मेरा भी बताता हूँ। बचपन में शादी हो गई थी जी, लेकिन दोनों ने पढ़ाई जारी रखी और मैं टीचर बना, मैडम नर्स जोधपुर में। आगे जितना हो सकता है हम बच्चियों के लिए ज्यादा से ज्यादा दोनों मिलके काम करते हैं। ऐसे
समाज की और आप सबकी प्रेरणा रहेगी तो और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समाज के बीच बने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। सर 2-3 मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो सर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए आप अमराराम जी। बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा, जैसे बच्चे गांव के ज्यादा बच्चे होते हैं, छोटे स्कूल होते हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम मोटिवेट करें, कहाँ तक उनको हम पहुंचा सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, एक अभी बच्चे ने पूछा था कि एमबीबीएस के लिए आजकल बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं बाहर से, विदेशों से, तो कहाँ हम ठगी के शिकार तो नहीं हो जाएं, या कैसे हम पता कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी कैसे सही है, फ्रॉड है, कैसे चेक करें। ये 2-3 सर। एक और भी था सर कि क्या हम, कई बार बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन अंग्रेजी, क्या हम उस बच्चे को आरएएस आईएएस बनाने के लिए क्या अंग्रेजी बाधक है, या फिर एक ये भ्रम है, भ्रम जाल है? चलो ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन? जी जी, ओवर टू यू अमराराम जी। हाँ, देखो पूरनमल जी, बहुत अच्छा लगा पहले बात तो कि आप भी मेरी तरह कुछ कॉमन ग्राउंड है, आपका भी बाल हुआ और मेरा भी बाल हुआ। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। परंतु जब सर, तो लास्ट आपको भी पता ही, मैंने Sorry एड्रेस to नहीं say- बोला था कोई, मैं एक्सेप्ट, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ कि मेरा ही बाल हुआ है। देखो अपने ग्रुप में ही आप ही मिल गए, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो हमारे कम्युनिटी में जिनका बाल हुआ है। बट चलो, ऐसे कुरीति को मेरा कोई आइडिया बढ़ावा देना नहीं है, एक्चुअल में हमारे को उनसे सुधार करना है। परंतु जो आपके क्वेश्चन थे, देखो पहले प्रारंभिक शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा में देखो प्राइमरी शिक्षा तक तो देखो बच्चा होता है, उसको कोई ज्यादा कोई ऐसा बच्चे को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तो मेरा एक पर्सनल मत भी है, व्यू भी है। आगे देखो 6 से लगा के आगे जो 12 तक है, उस समय बच्चे को थोड़ा धीरे धीरे, मतलब उसको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉइंट वो है कि बच्चे के ऊपर रादर देन कोई एक आप चीज थोप रहे हो कि बेटा नहीं तेरे को तो वो बनना ही बनना है, वो आजकल मैं उसको नहीं करता हूँ, ज्यादा क्या एनकरेज नहीं करता हूँ। बच्चों को आप बताइए बेटा देखो डॉक्टर बनने पे ये एडवांटेज है, ब्यूरोक्रेट बनने के बेटा वो एडवांटेज है, और इंजीनियर बनने के बेटा वो एडवांटेज है, उसके ये फायदे है। अब उसमें आपका किसमें दिलचस्पी है बेटा? जब यदि बच्चा 2-3 साल में यदि 8वीं 9वीं तक थोड़ा थोड़ा बच्चा धीरे धीरे उसको समझ में आ जाना शुरू हो जाता है कि भाई मेरा किसमें इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो उसी इंटरेस्ट वाले डेवलप को उसको ही मोर थोड़ा डेवलप करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बेटा तू तो वही बनना है। देखो बोलने से कुछ नहीं होता है, आजकल वो कई बार काउंटर बैक फायर कर जाता है कि बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालने से। प्रारंभिक शिक्षा में तो वही होता है। रही बात एमबीबीएस वाली, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा भी फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था इसका एमबीबीएस में, जब ये कोरोना महामारी आई थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो पोर्चुगल में था, मेरे पास तकरीबन कम से कम 50-60 कॉल आपके ईस्टर्न राजस्थान से आए थे, भरतपुर से, दौसा के। बोला साहब मेरा बच्चा कजाकिस्तान में फंस गया, कोई किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतना मुझे आइडिया लगा कि कितने बच्चे वहां पे CIS कंट्रीज में चले गए एमबीबीएस के लिए, और चाइना में भी। तो मेरा आपको पता होगा कि वहां पे डिग्री लाने से कुछ नहीं होता है। और मैं तो कई पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, डिग्री लेके आने के बाद में यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, MCI होती है, वो एक जो क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, वो आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडिया में। ये तो एक फैक्चुअल बात है। रही बात इसका जो कौन सी यूनिवर्सिटीज है, मैं आपको ये अभी मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बाकी मैं 6-7 महीने पहले की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक सर्वे करवाया था, मैं उस डॉक्यूमेंट्स को कोशिश करूंगा, जिसमें इतनी रेट कम थी, सक्सेस रेट, मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ। मेरे मतलब वहां से जो 100 लड़के कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 या 10 लड़के ही यहाँ पे आकर के MCI का टेस्ट पास कर पा रहे हैं। MCI की पॉलिसी भी है सर, विदेशी यूनिवर्सिटीज को डिस्करेज करना MCI की पॉलिसी भी है। एम्स से हमारे यहाँ डॉक्टर विजय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय, आर यू लिसनिंग टू मी? डॉक्टर विजय कुमार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद उनसे बात करेंगे। लेकिन जो अमराराम जी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं सर, आप विदेशी मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो मैं आपको यही पॉइंट
ये बताना चाहता हूँ, उसमें मेरे को जो परसेंटेज है, मैंने तो इवन डिस्कस भी किया था मेरे सीनियर ऑफिसर से। मैंने कहा देखो इतना मतलब सक्सेस रेशियो बहुत कम, किसी यूनिवर्सिटी का 3% रेशियो है, किसी का 10 है, एक कोई यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम 17 या 16% था, उसका हाईएस्ट था 16-17, बाकी के तो 5, 10, 12% ऐसे भी ज्यादातर। तो मैंने कहा जो अभी 17% भी मान लो अक्रॉस द बोर्ड, फिर भी मतलब 83 तो आप सक्सेस होंगे ही नहीं, मतलब इंडिया में प्रैक्टिस के लायक भी नहीं बन रहे हो। तो आपका तो टोटली मतलब जो पेरेंट्स का जो हार्ड अर्न मनी है, टोटली इट हैज गॉन कंप्लीटली वेस्ट। तो अभी तो इसमें काफी आपको देखो सोचना चाहिए। ऐसा कोई ये भेड़ चाल वाली बात नहीं है कि खाली आप एक डिग्री लेके आ गए CIS कंट्री से या कोई XYZ कंट्री से। उसमें आपको बहुत सोचने की बात है, और बच्चे को भी बोलिए कि आप शॉर्टकट मत ढूंढिए, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक हो जाती है सर, शादी वादी ठीक हो जाती है MBBS की डिग्री का। नहीं, मैं तो उसमें एग्री नहीं करता। वो शादी भी क्या काम की, वो टिकाऊ नहीं होगी जो एक झूठ के जो मतलब बेस के ऊपर शुरुआत होती है, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ। ऐसा मतलब करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विजय वो कुमार तो जी, एक डॉक्टर विजय कुमार को एडमिट करना प्लीज। डॉक्टर विजय कुमार जी हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही हैं, एंड ही इज ए वेरी सोशल डॉक्टर ऑल्सो, वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर विजय अपने को अनम्यूट करें प्लीज। डॉक्टर विजय कुमार को अनम्यूट करना सर। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोफेसर हैं, अभी 2-3 बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पड़ोस में ही है दिल्ली में। जैसा ज्ञानेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि जैसे ही कोरोना कम होता है, आपको 2-3 पार्टियों का इंतजाम तो आज की मीटिंग में हो गया, हमें आपका समय जरूर लेके खुशी होगी। और कोटा से डॉक्टर BL गोचर हैं, ये अपने आप में एक मेडिकल प्रिंसिपल हैं सर। वहाँ हमारे 150-200 बच्चे अभी MBBS की तैयारी में हैं, एंड डॉक्टर BL गोचर इज आवर सुपरडेंट देयर। वेरी गुड। आज डॉक्टर विजय BL भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, डॉक्टर BL गोचर भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विजय भी जुड़े हुए हैं। जी सर, नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो अमरा राम जी ने जो प्रेरणादायक जो बातें कही, क्योंकि हम भी अभी वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, लेकिन आदमी जो है हर रोज सीखता है। इवन जो मैं तो सीनियर सिटीजन्स का डॉक्टर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स भी जो है अभी भी सीखते हैं। 75 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र में भी वो कुछ न कुछ सीखते हैं। तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। तो जो रूप सिंह सर की जो एनर्जी है, मतलब उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कि मतलब वो पूरे कोरोना में और उससे पहले भी, कोरोना से उनके लिए बल्कि एक जो जूम वाला प्लेटफॉर्म है, ये तो सबसे ज्यादा मतलब इन्होंने ही यूज किया है। इसको ब्रांड एम्बेसडर सर को बना लेना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी एक चीज पूछ रहे थे अभी हमारा राम जी की, विदेशी यूनिवर्सिटियों से MBBS की डिग्री लाना, कितना सावधान रहना चाहिए इसमें? जी, आजकल सरकार ने काफी उसको वो कर दिया है। आप नीट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं, और जो उसमें काफी आजकल मेरे पास भी रिसेंटली भी कॉल आया कि हमें इंटर्नशिप करनी है। मैंने यहाँ से मतलब यहाँ मैंने कोर्स कर लिया है। कुछ लोगों ने ये पूछा कि मुझे बाहर से कोर्स करना है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, और मैं अब जो है मैं भी चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लोगों से संपर्क में मैं अपना साधु के जो है लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ इस पे। तो उसमें अमरा राम जी की भी जो एक्सपर्टाइज है, उसका भी फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि अब वो निदेशक हैं, तो अपने लिए इजी हो जाएगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलना, और हम अच्छे से लोगों को गाइड कर पाएंगे। मैंने देखा है कि जैसे मेरे साथी हैं बहुत से सारे, जिन्होंने विदेशों से MBBS की है, उसके बाद यहाँ के MD, और वही जो जैसे अमरा राम जी ने बोला कि आप मेहनत कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। आपका मान लो MBBS के टाइम में यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जरूरी नहीं है कि आप फिर असफल ही हो गए, अपने आप को मतलब फेलियर डिक्लेयर कर दें। आप उसके बाद मेहनत कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एम्स में भी लोगों ने MD की है, उसके बाद MS किया है और सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। तो
जहां भी आपको मौका मिले आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी है। आप जब जागो तभी जी डॉक्टर विजय कुमार जी, डॉक्टर BL गोचर साहब भी आ गए हैं कोटा से, और कोटा के संबंध में एक ही बात मुझे अमरा राम जी की बार बार क्लिक हुई, टू पुट समबडी ऑन फायर, लोगों की बिलो द बेल्ट अग्नि जलाने के लिए आप जैसे स्पीकर्स की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कि कम से कम हमारे सैकड़ों बच्चे केवल इसीलिए नहीं बढ़ पाते कि उनको कोई पीछे से हल्का सा इंस्पिरेशन करने वाला नहीं था। डॉक्टर BL गोचर कोटा से, स्वागत है भाई साहब। नमस्कार साहब। आदरणीय अमरा राम जी को आप सुन रहे थे, और कोटा में हम बच्चों को इंस्पायर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहे हैं। इंस्पायर करने के लिए ये है कि जो भी बच्चे कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं, उनकी जो भी छोटी मोटी समस्या उनका तुरंत निदान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित हो या उनके कोचिंग में पढ़ाई संबंधित हो या कोई उनकी हेल्प हो, वो कतई करना चाहिए। अभी आप वन मैन आर्मी हो, तो एक हमारे दयाराम भाई ने ये भी कहा था कि हम कलेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, दैट थिंग इज स्टिल मिसिंग इन द सोसाइटी। अब एक्चुअली क्या, सब लोग तो इसमें जागरूक नहीं होते हैं, उनकी मदद करने की इच्छा तो होती है पर वो जुड़ नहीं पाते जी। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको जोड़े हैं। अभी तो अपने चिकित्सक बंधु हैं 5-7 कोटा में कार्यरत है, आज सब पेरिफेरी में, और बेचारे भी वो उनकी लाइफ बनाने में लगे हुए हैं। कोई प्री PG तैयारी कर रहा है, कोई PG करने की कोशिश कर रहा है। हमारे दो ऐसे एंड हैं अमरा राम जी, आप भी खूब जानते हैं इस कम्युनिटी को, अजमेर में सांड की शादी पर 20 लाख खर्च कर देते हैं। वो अभी मैं बोलने वाला ही था वो एक्चुअली में क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने जहाँ तक रियलाइज किया तो संसाधन है ना, देखो कोई भी चीज का ये संसाधन बहुत जरूरी है। और मैं तो दिल्ली और NCR के लोगों को भी बोलता रहता हूँ एक्चुअल में, मैंने कहा यार मतलब इतने आप यदि रिसोर्सफुल हो, संसाधन है, तो क्यों नहीं आप संसाधनों का एक बेटर प्लेस पे आप इसको मतलब लगाइए, जहाँ पे हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, या उनको लिए कुछ आप कर सकते हो क्योंकि आप कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। परंतु वही है, ऐसे लोगों को लाना, ऑन बोर्ड लाना भी थोड़ा अपना आप में चैलेंज है, क्योंकि उनके लिए थोड़ी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट है। तो उसका तो अब सोसाइटी को मेरे को लगता है समाधान ढूंढना पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोग तो देखो कि बुद्धिजीवी लोग और जो कर्मचारी लोग हैं उनकी सबकी लिमिटेशंस होती है, दे कैन बेसिकली डू व्हाटएवर they can just extend their like knowledge, sharing the knowledge, sharing the experiences, they can guide the people, but sometimes basically it needs a lot of like financial resources also. So where I think it we have to just bring in like resourceful people into a society. वो Yes. मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो उनको भी थोड़ा लाने की कोशिश करना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी होगा। नहीं, नया खून है, नई उमंग है सर। हमारे कर्मचारी, हमारे गांव में काम करने वाले टीचर, हमारे डॉक्टर भी 550 डॉक्टर हो गए राजस्थान में, एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यस आवर कम्युनिटी इज चेंजिंग। हम लास्ट 5 मिनट्स में चल रहे हैं मीटिंग के। आदरणीय ज्ञानेंद्र जी या और कोई भाई साहब कोई 1 मिनट में क्वेश्चन पूछना चाहे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट। साहब को भी हमने 2 घंटा ले लिया है, विदेश में मीटिंग का 5-5 मिनट का ही स्लॉट होता है। और आई एम सो प्राउड ऑफ आवर कम्युनिटी हीरो आदरणीय अमरा राम जी की, वो पीसफुली हमें 2 घंटे के बावजूद भी समय दे रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र जी। डॉक्टर साहब, पहले तो हम अमरा राम जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और बहुत अच्छे से हमारे नौजवानों को गाइड किया। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है। तो और उसके अलावा हमें अमरा राम जी को पॉलिटिक्स में ना घसीट के इनकी प्रतिभा का लाभ लेना चाहिए। नहीं, वो आएंगे भी नहीं। पॉलिटिक्स इज समथिंग व्हिच इज नेगेटिव एनर्जी। हम कहते हैं आप अपना खून हड्डियां ले लो समाज के लिए। आजकल तो हेटफुल सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में ना घसीटते हुए हमें उनकी प्रतिभा का लाभ लेते हुए युवाओं को कैसे कैसे मोटिवेट किया जा सके, इस पे हमें उनके कैलिबर का फायदा उठाना चाहिए।
और अभी गिरिराज जी है, मैं पहले गिरिराज जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। टॉक के अंदर जो हॉस्टल बना रहे हैं वो, और जो टॉक का हॉस्टल काम कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन, और टीचर साहब भी, इन सबको ये हमारा सरमाया है, हमारी पूंजी है हमारे समाज की। इस पूंजी को हमें कैसे सहेजना है, इस पे गौर करना है। और मैं अमरा राम जी से कहूँगा कि हमें अपने समय में से, अगर कभी भी फरवरी में कोई समय ऐसा आपके पास उपलब्ध हो जब आप दिल्ली में हो संडे में, तो हम आपका एक कार्यक्रम दिल्ली में रखना चाहते हैं, क्योंकि अब कोरोना का भी इतना प्रभाव खत्म हो गया है। तो दिल्ली के अंदर रखेंगे और उसमें डॉक्टर साहब भिवाड़ी से आ सकते हैं, और महाजन साहब को भी बुला सकते हैं अगर हम समय दें। तो एक कार्यक्रम दिल्ली में रखेंगे, और अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अजीत भाई से भी कहूँगा कि फिर भी फरवरी में या मार्च में जयपुर के अंदर युवाओं को एक कार्यक्रम रखें जिसमें अमरा राम जी हमारे मिलकर थे। ये 2 बातें मैं थैंक यू सो मच गिरिराज जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब जगह अमरा राम जी नहीं जा पाएंगे, हमारे ऐसे विद्वानों की छोटी छोटी यूट्यूब वीडियो जो सबके काम की हो, जो पर्सनैलिटी को निखारने की हो, जिनमें ये पता चले कि इस कम्युनिटी में से भी ऐसे विद्वान हैं जो पूरे विश्व को गाइडेंस दे सकते हैं। हमारे पतंजलि में काम करने वाले कितने ऐसे योगी हैं जो पूरी दुनिया को स्वस्थ कर रहे हैं। बीकानेर से सुनीता जी जुड़ी हुई है। सुनीता जी, हमारी महिला शक्ति की आज 5-7 बहनों ने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे अमरा राम जी से, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सुनीता जी, हमारी महिला विंग राजस्थान के अध्यक्ष हैं आप, अखिल भारतीय गुर्जर परिषद की। अनम्यूट करें प्लीज। जी नमस्कार। जी सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। जी, गुर्जर बंधुओं को सभी को राजस्थान महिला विंग की ओर से राम राम, सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है। जी, आज मैं सभी भाइयों को इतने स्नेह से सुन रही हूँ कि मेरा बोलने को मन नहीं कर रहा है, और मैं अधिक न बोलते हुए 2 शब्द कहूंगी कि किसी चीज की कमी नहीं मेरे समाज में भाइयों, किसी चीज की कमी नहीं मेरे समाज में भाइयों। हीरे बहुत यहाँ है, फकत जौहरी की कमी है, फकत जौहरी की कमी है, और वो जौहरी की कमी भी डॉक्टर साहब ने पूरी कर दी है। एक एक हमारे हीरों का परिचय जिस तरह से करा रहे हैं, तहे दिल से मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करूंगी। अखिल भारतीय गुर्जर परिषद और कर्मचारी परिषद की ओर से शांताराम जी भाई साहब, ज्ञानंद जी भाई साहब, और विशेष आज हमारे अतिथि जो अमराराम जी भाई साहब जुड़े गए हैं। मैंने मेरे पतिदेव से उनका नाम ही सुना था कि अमराराम जी हैं कोई, लेकिन आज वाकई उनके जो मैंने प्रेरणास्पद जो बातें सुनी, वाकई हमें ऊर्जा भरने वाली है। और अगर अमराराम जी जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि नारी शक्ति के लिए आप क्या करवाएं, अगली दफा अमराराम से बात करवाएं। मैं सुन रही थी कि बाल विवाह की बात कर रहे थे, भाई लोग बोल रहे थे कि सर्विस के साथ में कैसे पढ़े, तो मैं भाइयों से पूछती हूँ आप सभी से कि जो महिलाएं एक साथ दोयम पे खड़ी हैं, वो कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी और कैसे आरपीएससी और यूपीएससी क्लियर करेंगी। यदि आगे मैं इसी बात को रखूंगी आप सभी के सामने। सभी का बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। ये पहला निमंत्रण है मैसेज अमराराम के लिए, निमंत्रण तैयार है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। गजेंद्र जी सर विकास बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। राम सिंह ने कहा है सर क्या आईएएस के लिए मैथ को छोड़कर आर्ट से करना चाहिए? इसी तरह विकास ने कहा है कि सर व्हाट एथिकल डायलेमा यू फेस इन योर जॉब। कमाल के हो बेटा। विकास पूछ रहे हैं सर आपको तो नौकरी में दिक्कत आती होगी ना? वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए ज्यादातर लोग
में लोग वो भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ही रखते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है इसको सफल होने में। तो आप भी उसमें थोड़ा गौर कीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा बेटर रहेगा। जी जी, तो आप ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से कंक्लूजन पर लाता हूँ मीटिंग को कि हम बहुत ही इंस्पायर हुए सर आपको सुनने के बाद, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक चीज जो हमने आप में खोजी है, जो स्वयं व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता, कि यू कैन इंस्पायर मिलियंस, यू कैन इंस्पायर मिलियंस। जहाँ से कोचर निकलते हैं, जहाँ से पशुपालक निकलते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाले, वहां से बुद्धि भी निकलती है। और मेरे समाज का जो मनोबल टूटा हुआ है, जो कांधार से लेके और इराक से लेके वर्मा तक जाता था, आप सच मानिए दिल्ली में लोगों के पास पैसा हो सकता है, मनोबल नहीं है। मनोबल नहीं है इस बात का कि वो अपने धन का सदुपयोग कैसे करें। वो अपनी हालत को भुलाने के लिए शाम को दवाओं के बजाय दूसरी चीजों का उपयोग करके थोड़ी शांति प्राप्त करते हैं। तो ये यात्रा लंबी चलनी है सर, आप भी इतनी जगह नहीं जा पाओगे जितनी जगह निमंत्रण मिल रहे हैं। तो आईटी का हमारे साथ यहाँ कई इंजीनियर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कई टीचर जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, आप बोलेंगे, आपके कुछ वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे, हम प्रतियोगी बच्चों को उनके पास भेजेंगे। आर.के. गुजर साहब के एंड में आ तो गए हैं, वो थे प्रोफेसर आर.के. गुजर, प्रेसिडेंट है हमारे राजस्थान के गुजर कर्मचारी अधिकार परिषद के, उनको एडमिट करें प्लीज। और उनसे भी मैं उनको मुखातिब करता हूँ। हॉस्टल टोंक के अलावा लगभग 20 हॉस्टल हैं राजस्थान भर में, और लगभग 15 गुजर भवन है नॉर्थ इंडिया में। खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, हम में से कुछ लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, समाज उनसे नहीं जुड़ पा रहा है, ये फ्यूचर के चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन आपने जो माइंड ब्लॉक खोले हमारे कि खुद खड़े होइए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करिए, अपनी प्रतियोगी परीक्षा देते हुए भी पारिवारिक जिम्मेदारियों को वहन करिए, ये ऐसी बातें थी जो बड़ी बेजोड़ है। आर.के. गुजर साहब आप जुड़ गए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। और आप कृपया लगभग हमारा लास्ट 5-10 मिनट चल रहा है मीटिंग का, 2 घंटे हो गए हैं हमारे अतिथि को आए हुए। प्रोफेसर आर.के. गुजर साहब ने बांगसू अलवर के बहुत पिछड़े इलाके में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। Being a president is inspiring 15,000 गुजर कर्मचारी अधिकारी, और सबको वो यही कहते हैं, प्लीज गेट अ सीट इन राइस। सबको अपना रोजगार करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, उद्योगपति बनिए, धंधे लगाइए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और कर्मचारी परिषद से ये भी कहूंगा कि भविष्य में दिक्कत नहीं हो तो एक अच्छा सा सेक्रेटरी हमारे प्रोफेसर साहब के पास रखा जाए, ताकि उनको हमेशा आईटी से कनेक्ट करे। जयराम जी उनके महामंत्री हैं, आनंद राम जी आपका धन्यवाद, सुनीता बहन जी आपका धन्यवाद, अजीत जी आपका धन्यवाद, और जितने हमारे शिक्षाविद जुड़े हुए, मैं किस किस का नाम लूं। आज मुख्य अतिथि अमरा राम जी थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो कभी आदरणीय कलाम साहब की किताबों में लिखी जाएंगी। हम आपके लिए विश करते हैं अमरा राम जी कि आप पूरे ग्लोब में, जो आपकी एक इच्छा है ना कि मैं हिंदुस्तान को दूसरे देशों के सामने एक नए तरीके से पेश करना चाहता हूँ, इसी तरह हमारी भी इच्छा है कि हम आप चमकते रहो और हम देख के उस सितारे की तरफ हाथ करते रहें कि देखिए इस कम्युनिटी में भी वो जज्बा है, हिंदुस्तान को एक नया परिचय दे सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे, और आज आपने बेजोड़ समय दिया है। एक चांस और देता हूँ मैं, आर.के. गुजर साहब एडमिट रूम में जाएं, और बहुत दिक्कत होती है कई बार, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बावजूद भी बहुत ट्रेवल करते हैं, जगह जगह हर जिले में जाते हैं। हमारी कर्मचारी परिषद उनकी इंस्पिरेशन से चल रही है। आर.के. साहब आप सुन पा रहे हैं कि मेरे, आपका माइक बंद है। आर.के. साहब आपका माइक बंद है। जी.कैप के राजस्थान के अध्यक्ष और अखिल भारतीय गुजर परिषद के अध्यक्ष, दोनों का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने पूरे 2 घंटे बड़े मनोयोग से हमें सुना है।
और अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो हम इजाजत देंगे इस मीटिंग को कंक्लूड करने की। डॉक्टर बी एल गुजर साहब आप देख पा रहे हैं क्या प्रोफेसर आर के गुजर साहब को? ठीक है सर। तो फाइनल वर्ड सर, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा हमारा राम आप सबकी इस संदर्भ में बैठ के दो सत्संग? ब्रीफ रिमार्क है डॉक्टर रूप सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। आपकी जो एनर्जी है वो तो सर कोई जवाब नहीं है, बट उसके अलावा मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रोफेसर आर के ज्ञानेंद्र जी, अनंत और क्या सुनीता जी जो महिला भी है, उनसे मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है मिलकर। डॉक्टर मुस्लिम, डॉक्टर विजय और डॉक्टर शांताराम जी, बहुत मैं आपसे पर्सनली व्यक्तिगत मिलने की मेरी तमन्ना किसी मोड पे जरूर मुलाकात होगी। और इसी के साथ आपको सेशन का Thank you everybody. Thank you everybody who donated their time for us. Thank you very much Amraram sir. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you. थैंक यू थैंक यू। हमारे हरीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हरीश गौड़ जी, थैंक यू सो मच।